द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड ऑफ ड्रैगन बॉल। अध्याय 411 पृथ्वी संकट का सामना कर रही है। बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली अराजक आभा को महसूस करते हुए, जिसमें भयावह इरादे भी प्रकट हो रहे थे, क्रिलिन और यमचा के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई और वे थोड़ा असहज महसूस करने लगे। इससे पहले जब बारडॉक और कुछ अन्य साई उनके सामने आए तो उन्हें पता चला कि पृथ्वी के बाहर भी अलौकिक जीवन है। एलियंस की तुलना में पृथ्वी की ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी। अपनी मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने के अलावा उन्हें पृथ्वी की रक्षा भी करनी थी, और अब जिस परिदृश्य के बारे में वे सबसे अधिक चिंतित थे वह घटित हो गया था। क्रिलिन ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी सदमे के निशान थे और उसने आश्चर्य से कहा, लगभग 1000 आभाएं हैं और उनमें से हर एक बहुत शक्तिशाली है। यमचा कुछ देर चुप रहा और फिर बुदबुदाया, इस बार पृथ्वी वाकई मुश्किल में है। इन आभाओं में से कुछ तो हमारी कल्पना से भी परे हैं। चलो चलें, पहले लुकआउट पर चलें। क्रिलिन और यमचा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनकी आकृतियां धुंधली हो गईं। वे अचानक रोशनी की 2 किरणों में बदल गईं, जो लुकआउट की ओर उड़ रही थीं। कुछ चमक के बाद वे काले बिंदुओं में बदल गईं और गायब हो गईं। माउंट पाउजू। गोकू खुले मैदान में प्रशिक्षण ले रहा था, तभी उसे बाहरी अंतरिक्ष से आती हुई आभा का एहसास हुआ। गोकू ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। गोकू, क्या हुआ? बुल्मा, जो अंतरिक्ष से लौट चुकी थी, चाय का प्याला लेकर एक तरफ बैठी थी। वह गोकू को बड़ी दिलचस्पी से प्रशिक्षण लेते हुए देख रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसके पति के चेहरे पर कुछ गड़बड़ है, जिससे वह पूछने के लिए प्रेरित हुई। गोकू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पृथ्वी की ओर बहुत सारी शक्तिशाली आभाएं आ रही हैं, और उनकी आभा बहुत भयावह है। क्या वे आक्रमणकारी हैं? संभवतः, हाँ। बुल्मा, तुम पहले गोहन को लेकर आओ और छिप जाओ, मैं जाकर देखूंगा। गोकू ने बुल्मा से कहते हुए अपनी कलाई से प्रशिक्षण भार हटा दिया। गोहान यहाँ नहीं है, बुल्मा ने घबराहट में कहा। यह छोटा शैतान है। ठंडी आवाज सुनकर पिकोलो 2 से 3 साल के बच्चे को गोद में लेकर आगे बढ़ा। छोटा शैतान पीछे की ओर मुड़ा हुआ था और उसकी दुम हिल रही थी। बुल्मा के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह तेजी से आगे बढ़ी और चिल्लाई, पिकोलो, गोहान को छोड़ दो। छी, पिकोलो ने ठंडे स्वर में तिरस्कारपूर्वक कहा और लापरवाही से अपने हाथ में बच्चे को फेंक दिया। बाद में इस छोटे शैतान को संभालो और उसे पूरे दिन मेरे पास मत आने दो। यदि आप एक बदबूदार बच्चे को इस राक्षस राजा की दुनिया को जीतने की गति में बाधा बनने देना चाहते हैं, तो आप बहुत भोले हैं। जल्दी से आगे बढ़कर बुल्मा ने गोहान को पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया तथा पिकोलो को घूरने लगी। यह राजा पिकोलो पिछले 2-3 सालों से माउंट पाउजू पर रह रहा है। उससे किराया न लेना मेरी अच्छी आदत है, फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करने की? इस समय गोकू मुस्कुराया और आगे बढ़ा। पिकोलो, मैं लुकआउट जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलना चाहोगे? पिकोलो का चेहरा ठंडा था और वह व्यंग कर रहा था। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? पृथ्वी इस राक्षस राजा की है, इसलिए किसी को भी इसे छीनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा जब हम वहां होंगे तो मैं उस घिनौने बूढ़े आदमी को भी देख लूंगा। तो फिर चलो साथ साथ चलते हैं। गोकू ने फ्लाइंग निम्बस को नहीं बुलाया, बल्कि वह पिकोलो के साथ हवा में तैरता रहा। बुल्मा, मैं पिकोलो के साथ लुकआउट जा रहा हूँ। सावधान रहना। गोकू, तुम भी सावधान रहना। गोहन को अपनी बाहों में उठाकर बुल्मा ने अपना सिर उठाया और गोकू की ओर हाथ हिलाया। जवाब में गोकू ने सिर हिलाया और पिकोलो के साथ जल्दी से लुकआउट की ओर भागा। माँ, पापा और अंकल पिकोलो, वे कहाँ जा रहे हैं? पिताजी और पिकोलो बुरे लोगों से लड़ने जा रहे हैं। बुरे लोगों से लड़ना है? मैं भी जाना चाहता हूँ। यह सुनकर गोहन ने खुशी से इशारे किए। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि बुल्मा को उसे रोकना मुश्किल हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बड़े होने तक रुको। लुकआउट। नीले आकाश में कुछ तैरते सफेद बादल अपना आकार बदलते रहे। चीची ने सफेद महिला कामी कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे काले बाल नीचे लहरा रहे थे जब वह बुदबुदा रही थी, इस बार हम वास्तव में मुसीबत में हैं। प्रतिद्वंद्वी लगभग 1000 हैं और हर एक दुर्जय है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत कम विशेषज्ञ हैं जो उनका मुकाबला कर सकें। बूढ़े कामी की आवाज में बेबसी झलक रही थी। उसकी हरी त्वचा, जो झुर्रियों से ढकी हुई थी, कुछ हद तक काली हो गई थी। हालांकि बूढ़े कामी को बहुत पहले से पता था कि पृथ्वी को हमेशा के लिए ब्रह्मांड की महान व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता है, और वह इस दिन के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन पृथ्वी पर मौजूदा योद्धा अभी भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं थे। हालांकि
पृथ्वी के अस्तित्व को पहले से ही शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों द्वारा खोजा जा चुका था। अब वे केवल उनका सामना कर सकते थे, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। श्री पोपो, जो किनारे पर खड़े थे, बोले, गोकू, पिकोलो और अन्य लोग यहाँ भाग रहे हैं। पिकोलो भी आ रहा है? बूढ़ा कामी थोड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद बूढ़े कामी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह पिकोलो की हरकतों को स्वीकार कर रहा है। 3 साल पहले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद बूढ़ा कामी पिकोलो का निरीक्षण कर रहा था। जब तक वह माउंट पाउजू पर बस नहीं गया और आज्ञाकारी रूप से प्रशिक्षण नहीं लिया, तब तक उसे राहत महसूस नहीं हुई। यदि पिकोलो पृथ्वी के लिए योगदान देने को तैयार है, तो वह पिछले महान दानव राजा से अलग होगा। जब बूढ़ा कामी और अन्य लोग विचारों में खोए हुए थे, तो कई आकृतियां लुकआउट पर उड़कर आईं, क्योंकि उनके पीछे एक लंबी प्रकाश किरण थी। गोकू और पिकोलो पहले पहुंचे क्योंकि वे पास थे, उसके बाद क्रिलिन और यमचा आए। थोड़ी देर बाद एक मोटा व्यक्ति दिखाई दिया। याजिरोबे एक कटाना लेकर आया। ओह, आप सब पहले से ही यहाँ हैं। याजिरोबे ने उनका अभिवादन किया। गोकू ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसे याजिरोबे याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम जाने पहचाने लगते हो। क्रिलिन ने धीमी आवाज में कहा, वह याजिरोबे है। वह पहले भी विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग ले चुका है। ओह, यह वही है। पिछली बार के मैच में यह शर्मनाक था। वह तलवार चलाने में सबसे अच्छा है। गोकू को अचानक एहसास हुआ। उरव, उरव। बूढ़े कामी ने खांसते हुए कहा, स्थिति तो सभी को पहले से ही पता है। पृथ्वी बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। इस समय केवल तुम ही पृथ्वी की रक्षा कर सकते हो। ऐसा कहते हुए बूढ़े कामी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जब धरती संकट का सामना कर रही थी, तो वह अपनी छोटी सी भूमिका भी नहीं निभा सकता था। बूढ़े आदमी, गलत मत समझो। मैं यह पृथ्वी की रक्षा के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं चाहता कि मेरा क्षेत्र दूसरों के हाथों में चला जाए। पिकोलो ने अपने तीखे दांत दिखाए। उसके पूरे शरीर से एक दुष्ट की निकल रही थी। बूढ़े कामी ने सीधे उसकी ओर देखा, फिर उसने अपनी दृष्टि गोकू और अन्य लोगों पर घुमाई। इसे हम पर छोड़ दो। हम पृथ्वी की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस बार दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसलिए आप सभी को बहुत सावधान रहना होगा। मैं मिस्टर पोपो को ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के लिए नश्वर दुनिया में जाने दूंगा, इसलिए आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी ताकत से लड़ो। सिद्धांतों के एक बड़े मुद्दे का सामना करते हुए बूढ़े कामी को पता था कि क्या चुनना है। ठीक है। मैंने बहुत समय से दिल खोलकर लड़ाई नहीं की है। गोकू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी लड़ने की भावना बढ़ रही थी। हम में से कुछ लोगों में मैं सबसे कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन मैं 3 साल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। यमचा ने अपने अंगों को हिलाया। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। तुरंत एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। आभा की ताकत उस वर्ष के गोकू से ज्यादा खराब नहीं थी। 1800 बैटल पावर। जैसी कि उम्मीद थी, यमचा प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत कर रहा है। गोकू ने ब्रह्मांड के विशिष्ट मानक के साथ माप लिया और फिर खुशी से मुस्कुराया। उसकी वर्तमान की विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में प्रदर्शित की गई की से कहीं अधिक मजबूत थी। यह पिछले कुछ वर्षों में सभी के एकाग्र प्रशिक्षण का भी परिणाम था। बेवकूफ, इतनी सी ताकत के दम पर तुम अपना तमाशा बनाने की हिम्मत कर रहे हो। लड़ाई के दौरान तुम सिर्फ तोप का चारा बन सकते हो। यह कहने के बाद पिकोलो ने घृणा से अपनी आंखें बंद कर लीं। यमचा गुस्से से मुस्कुराया। पिकोलो को अनदेखा करते हुए वह गोकू की ओर मुड़ा और पूछा, गोकू, तुम जरूर मजबूत हो गए होगे। क्या तुम्हारे अंदर दुश्मन को हराने का आत्मविश्वास है? याजिरोब को पता था कि गोकू और पिकोलो माउंट पाउजू पर प्रशिक्षण ले रहे थे। वहां उन्होंने जो उपकरण इस्तेमाल किए थे, वे प्रशिक्षण के लिए ही बनाए गए थे। गोकू की क्षमता के साथ वह बहुत शक्तिशाली बन गया होगा। गोकू ने अपना सिर खुजलाया और जोर से हंसा, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वे भयावह आभा बहुत शक्तिशाली हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली की ताकत मुझसे ज्यादा है। अगर पिकोलो को भी शामिल कर लिया जाए, तो उस व्यक्ति को हराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पृथ्वी की ओर से उनकी लड़ाकू सेना अधिकतम 6 थी। भले ही चिची को एक साथ जोड़ दिया जाए, जो प्रतिद्वंद्वी के 1000 से अधिक लोगों की तुलना में अतुलनीय थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के तथाकथित भगवान मास्टर रोशी पहले से ही अपने चरम से गुजर चुके थे और वे अब स्थिति में अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। अगर वे उन्हें लड़ने देते हैं, तो यह दर्शाएगा कि वे पुराने का सम्मान नहीं करते हैं।
गोकू के शब्दों ने घबराए हुए लोगों के समूह में कुछ आत्मविश्वास भर दिया। यह अच्छा था कि गोकू और पिकोलो को भरोसा था कि वे सबसे मजबूत विरोधियों का सामना कर सकते हैं। अगर वे थोड़ा सावधान होते तो प्रतिद्वंद्वी को हराने की कुछ उम्मीद हो सकती थी। क्या उनके उतरने के स्थान की गणना कर ली गई है? इसकी गणना कर ली गई है। लैंडिंग पॉइंट उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में ईस्ट सिटी के पास है। चीची ने सिर हिलाया और उन्हें जानकारी बताई। ईस्ट सिटी के पास? क्या यह सेंट्रल सिटी की सरकार के बहुत करीब नहीं है? क्रिलिन ने आश्चर्य से कहा। ईस्ट सिटी एक महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए चलो पहले चलें और उनसे मिलें। यमचा ने अपनी गर्दन घुमाई, जिससे कुरकुराहट की आवाजें निकलीं। वह सबसे पहले हरकत में आया। उसके चेहरे पर जानलेवा भाव था। उसके शरीर के चारों ओर आभा फैल गई और वह पूर्वी शहर की ओर बढ़ता हुआ भाग गया। है वह यामचा, उसने हमारा इंतजार भी नहीं किया। वह हमें छोड़कर अकेले जाने की हिम्मत कर रहा है। गोकू, चलो उसे पकड़ते हैं। क्रिलिन ने मुस्कुराते हुए अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। उसके बाद वह प्रकाश की किरण में बदल गया और लुकआउट से नीचे कूद गया। ठीक है। अरे, मैं भी अपने कटाना को एलियंस के खून का स्वाद चखना चाहता हूँ। अपने कटाना को ऊंचा उठाते हुए, ब्लेड को ठंडी रोशनी से चमकाते हुए, याजिरोबे ने शांत भाव से लुकआउट से नीचे छलांग लगा दी। अध्याय 412 विदेशी आक्रमण। उनमें से सिर्फ याजिरोबे ही हथियार का इस्तेमाल करते थे। वह एक मार्शल आर्टिस्ट थे और साथ ही वह तलवारबाज भी थे। तलवारबाजी उनकी सबसे शक्तिशाली कला थी। ये लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ा छाकर आंकते हैं। क्या वे इस राक्षस राजा के सामने हमला करने की हिम्मत कर सकते हैं? पिकोलो ने असंतोष के साथ ठंडी सांस ली। एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ उसने बूढ़े कामी को देखा और नश्वर दुनिया की ओर भी उड़ गया। एलियंस का यह झुंड सपना देख रहा है कि क्या वे इस दुनिया पर सिर्फ खुद के साथ कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। यह पूरी दुनिया इस राक्षस राजा की है। वे जितनी जल्दी आए थे उतनी ही जल्दी चले भी गए। जल्द ही लुकआउट पर केवल चीची और बूढ़ी कामी ही रह गईं। चीची, कृपया, बूढ़े कामी ने कहा। चीची के खूबसूरत चेहरे पर एक शांत भाव था जब उसने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका सफेद दिव्य वस्त्र हवा में लहरा रहा था। तुरंत वह कूद गई और लुकआउट से बाहर निकल गई। पूर्वी शहर, पृथ्वी के केंद्रीय शहर का स्थान। यह सेंट्रल सिटी की राजधानियों में से एक था। शहर में हलचल और भीड़ थी। यह एक बड़ा शहर था जिसकी तुलना वेस्ट सिटी से की जा सकती थी। इस दिन एक बड़ा, अजीब आकार का अंतरिक्ष यान दूर से पृथ्वी पर आने के लिए आया था। यह वायुमंडल से गुजरा और धीरे धीरे ईस्ट सिटी के ऊपर आसमान में रुक गया। अंतरिक्ष यान की ढाल और हवा के बीच घर्षण के कारण एक धमाकेदार आवाज पैदा हुई। यह तीखी और अप्रिय आवाज कान के पर्दों को चुभने वाली थी। एक काली छाया लोगों की नजरों के सामने आ गई। फिर इसे क्रूरतापूर्वक तोड़ दिया गया। अंतरिक्ष यान के पीछे एक लंबी पूंछ खींची जा रही थी जो अग्नि ड्रैगन की पूंछ की तरह थी तथा उसके भयावह और विषैले नुकीले दांत दिख रहे थे। शहर के बीचों बीच एक नया और व्यस्त दिन शुरू हो रहा था। राहगीरों और आने जाने वाले वाहनों ने आसमान से एक बहुत बड़ी छाया को गिरते हुए देखा। खतरे को भांपते हुए वे जल्दी से वहां से निकल गए। गड़गड़ाहट। एक आश्चर्यजनक प्रभाव के साथ धरती हिंसक रूप से हिल गई और हलचल भरे शहर के केंद्र में सैकड़ों मीटर का एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। चमकदार काले धातु का अंतरिक्ष यान सतह में धंस गया। चारों ओर धूल का एक बादल छा गया जो चारों दिशाओं में फैल गया। अभी क्या गिरा? क्या कोई उल्कापिंड जमीन पर गिरा? देखो, वह काली चीज क्या है? अंतरिक्ष यान के जमीन से टकराने से जो हलचल मची वह बहुत ज्यादा थी। कुछ लोग मर चुके थे और घायल थे और कुछ लोग अभी भी अपने डर से उबर नहीं पाए थे। उन्हें छोड़कर बाकी लोग बहुत तेज थे। जिज्ञासा ने कई लोगों को अंतरिक्ष यान के प्रभाव बिंदु के आसपास के क्षेत्र को घेरने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही शहर का केंद्र हजारों लोगों से भर गया। स्टार पायरेट्स का अंतरिक्ष यान सैकड़ों मीटर लंबा और चौड़ा था, लेकिन विशाल ईस्ट सिटी में यह केवल नगण्य क्षेत्र में फैला था। कुछ लोग उत्साहपूर्वक अपने मोबाइल फोन से फोटो लेने लगे और विशाल गड्ढे के बीच में काले रंग के अंतरिक्ष यान को देखते हुए लगातार बातचीत करने लगे, धीरे धीरे निकट आ रहे खतरे से पूरी तरह अनभिज्ञ। इस समय अंतरिक्ष यान थोड़ा ऊपर की ओर तैर रहा था। इसका दरवाजा खुला और बैंगनी छिपकली वाले लोग अंदर से उड़कर बाहर आए। उनकी संख्या हजारों में थी। इन छिपकली वाले लोगों की खड़ी पुतलियां सुनहरी थी और जीभ बैंगनी थी और उनके पास उन्नत ऊर्जा तोपे और मजबूत कवच थे जो उनकी भुजाओं के बैंगनी तराजू पर बंधे थे। 1000 से अधिक छिपकली पुरुष उड़कर ऊपर आ गए और नीचे धरतीवासियों को घृणा से देखने लगे। लोग वहां से निकले। उनकी शक्ल देखकर लगता है कि वे एलियन हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। वे कैसे उड़ सकते हैं? क्या यह कोई महाशक्ति है? नहीं, शक्तिशाली मार्शल कलाकार उड़ भी सकते हैं। वे बहुत शक्तिशाली होंगे। लोग घबराहट में चर्चा कर रहे थे। स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी।
जैसे ही वे आए, ये लोग अपनी कारों में छिप गए, इंजन चालू किया और अव्यवस्था में भाग गए। अज्ञात के प्रति अक्सर भय और विस्मय होता था। ये पृथ्वीवासी कैसे हैं? बॉस आयर, इन पृथ्वीवासियों की युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम है। केवल 2 या 3 अंक। अधीनस्थ ने ऊर्जा डिटेक्टर को समायोजित किया और एक शांत चेहरे के साथ बॉस आयर को रिपोर्ट किया। है कचरा। आयर ने क्रूरता से मुस्कुराया और नीले आसमान को देखते हुए स्वच्छ हवा की गहरी सांस ली। पृथ्वी अप्रत्याशित रूप से सुंदर है। इन निम्न पृथ्वीवासियों को इसे अपने अधिकार में रखने देना केवल एक बर्बादी है, लेकिन यह भी ठीक है। यह हमारे अस्थायी आधार के रूप में उपयुक्त है। इतने लंबे समय तक ब्रह्मांड में निर्वासित रहने के बाद भी पृथ्वी सबसे सुंदर ग्रह था जो उसने कभी देखा था। बच्चों, मेरे लिए इस ग्रह पर विजय प्राप्त करो और सभी पृथ्वीवासियों को मार डालो। आयर ने हत्या की मंशा से भरा आदेश जारी किया। हाँ। बैंगनी छिपकली वाले आदमी ने अपने होंठ चाटे। अपने बॉस का आदेश सुनने के बाद वे उत्साह से दहाड़ने लगे, अपनी हड्डियों को चरमराते हुए अपनी भुजाएं नीचे की ओर हिलाने लगे। फिर हजारों से ज्यादा छिपकली आदमी तितर-बितर हो गए। अचानक आसमान में हर जगह छिपकली आदमी की छायाएं दिखाई देने लगीं। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और उनकी भुजाओं पर स्थित ऊर्जा तोपों ने ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही ट्यूबनुमा तोप का मुंह गहरे नारंगी रंग की प्रकाश किरणों से जगमगा उठा और तोप की नली से अग्नि ऊर्जा का एक समूह बाहर निकल पड़ा। गड़गड़ाहट। एक विस्फोट हुआ और अचानक आसमान में एक विशाल मशरूम बादल दिखाई दिया। तुरंत ही पूर्वी शहर नरक में बदल गया। ऊंची ऊंची इमारतें जोरदार धमाके के साथ नष्ट हो गईं। घना धुआं निकलते ही छंट गया और दृश्यता बहाल हो गई, क्योंकि ढहती दीवारें और टेढ़ी मेढ़ी दरारें हर जगह दिखाई देने लगीं। शहर का 10वां हिस्सा एक पल में ही नष्ट हो गया। अचानक डिटेक्टर ने बीप की आवाज की और उनके सामने संख्याओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई। उम्मा, क्या हो रहा है? हे भगवान, पृथ्वी पर अचानक बहुत सारी शक्तिशाली ऊर्जाएं आ गई हैं। 1830, 1950, 1600। छिपकली वालों में से एक ने डिटेक्टर पर टैप किया और आश्चर्य से चिल्लाया। वे करीब आ रहे हैं। क्या? आयर हैरान रह गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका चेहरा फिर से उदासीन हो गया और उसने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वे सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक हाथ से ही काट कर मार डालूंगा। आयर के पास गर्व करने लायक राजधानी थी। आयर स्टार पायरेट्स ने अपने सुनहरे दिनों में उसकी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा करके 10 से ज्यादा इंटरमीडिएट लेवल के ग्रहों पर राज किया था। हालांकि क्वी के पीछा करने पर आयर स्टार पायरेट्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अचानक सामने आए लोगों के पास 2000 से भी कम बैटल पावर थी, इसलिए उसे उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। बॉस के रूप में आयर के पास आश्चर्यजनक 9600 युद्ध शक्ति थी और वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था जिसे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। मूल कार्य में रेडिड्स, जिसके पास लगभग 1000 युद्ध शक्ति थी, पहले से ही बहुत घमंडी था और उसने ग्रह के आदिवासियों को अपनी नजर में नहीं रखा। इसके अलावा रेडिड्स ब्रह्मांड में बिना किसी बाधा के घूम सकता था, जिससे पता चलता है कि ब्रह्मांड 7 की समग्र शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। स्वाभाविक रूप से आयर ने इन ऊर्जा स्रोतों को अपनी आंखों में नहीं डाला और उनके अधीनस्थ भी ऐसा नहीं करेंगे। ये छिपकली आदमी जो ऊर्जा तोपें पहने हुए थे, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि उनके पास उच्च युद्ध शक्ति है। 200 को छोड़कर जिनकी युद्ध शक्तियां 1000 से अधिक थीं, शेष छिपकली आदमी के पास 1000 से भी कम युद्ध शक्ति थी। वे राजधानी थे जिसका उपयोग आयर भविष्य में वापसी करने के लिए करना चाहता था। वह उन्हें पृथ्वी पर नहीं खो सकता था। बच्चों, खुश हो जाओ। उन ऊर्जा स्रोतों को खोजो और उन्हें मार डालो। उन्हें मार दो, उन्हें मार दो। हाँ। छिपकली पुरुषों का समूह खुशी से झूम उठा और उनकी आंखें उत्साहपूर्ण रोशनी से चमक उठीं। छिपकली मानवों की पागलों जैसी चीखों के बीच अचानक एक भयंकर हवा चलने लगी और हवा में उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे तथा कुछ प्रकाश की किरणें क्षितिज पर चमक उठीं और पलक झपकते ही गायब हो गईं। गोकू और अन्य लोग पूर्वी शहर के ऊपर आकाश में पहुंच चुके थे। जब उन्होंने नीचे का शहर देखा जो पहले ही खंडहर में तब्दील हो चुका था, तो पिकोलो को छोड़कर सभी के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। ये दुष्ट लोग अभी अभी पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है। नुकसान बहुत बड़ा है। चीची इतनी क्रोधित थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ सकते, क्रिलिन ने आक्रोश से चिल्लाया। हे, केवल 6 लोग हैं। खैर, आखिरकार यह एक निम्नस्तरीय ग्रह है। इन लड़ाकों का दिखाई देना पहले से ही एक चमत्कार है। आयर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत आराम से है। बावा, इन लोगों की युद्ध शक्ति की रिपोर्ट करो। हाँ बॉस। ऐसा कहने के बाद बावा नामक छिपकली वाले आदमी ने अपनी सुनहरी पुतलियां चमकाते हुए यमचा, क्रिलिन, याजिरोबे, चीची और अन्य का निरीक्षण किया। उनकी युद्ध शक्ति 1830, 1950, 1600, 1920 और जब वह गोकू और पिकोलो के पास पहुंचा तो बावा अचानक चुप हो गया। क्या हुआ?
आयर ने नाराजगी से चिल्लाया। बावा हकलाते हुए बोले, बॉस, इन दोनों लोगों की बैटल पावर है 9160 और 9030। बावा बहुत घबरा गए क्योंकि यह बैटल पावर उनके बॉस आयर की तुलना में ज्यादा खराब नहीं थी। अध्याय 413 विपत्ति आती है। यह कैसे संभव है? ऐसी युद्ध शक्ति वाला कोई व्यक्ति निम्न स्तर के ग्रह पर कैसे प्रकट हो सकता है? आयर की सुनहरी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, लेकिन उसने जल्दी से अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और मन ही मन बुदबुदाया, क्या डिटेक्टर खराब हो गया है? आयर को यकीन था कि 9000 की युद्ध शक्ति का निम्न स्तर के ग्रह पर प्रकट होना असंभव था। उच्च स्तरीय ग्रह को इस तरह से संदर्भित करने का कारण न केवल यह था कि इसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण और उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण था, बल्कि यह भी था कि यह निम्न स्तरीय ग्रह के विपरीत आसानी से शक्तिशाली जीवन रूपों का उत्पादन कर सकता था। इसके विपरीत निम्न स्तरीय ग्रह पर जीवन रूपों का विकास कैसे भी हो, एक शक्तिशाली योद्धा के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि ऐसा कर्तव्य ब्रह्मांड के जीवन रूपों के बढ़ते पर्यावरण से संबंधित था। पृथ्वी जैसे ग्रह निम्न स्तर के ग्रहों में निम्न मध्यम श्रेणी के थे, और यह पहले से ही एक चमत्कार था कि ऐसे ग्रह पर 1000 से ज्यादा युद्ध शक्ति वाले योद्धा मौजूद हो सकते हैं। इस प्रकार 9000 से ज्यादा युद्ध शक्ति वाले योद्धाओं के प्रकट होने की कितनी संभावना थी? चूंकि 9000 से ज्यादा युद्ध शक्ति एक उच्च स्तरीय ग्रह का मानक था। यह सोचते हुए आयर अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने पहले ही तय कर लिया था कि डिटेक्टर के माप में कोई समस्या थी। आसमान में 6 आकृतियां दिखाई दी, लेकिन वे अभी भी अपर्याप्त और कमजोर थीं। इन कमजोरों की उपेक्षा करते हुए आयर ने अपने हाथ हिलाए और अन्य छिपकली मानवों ने बेरहमी से विनाश जारी रखा। जब उन्होंने ईस्ट सिटी के खंडहर देखे तो गोकू और बाकी लोग पहले से ही गुस्से में थे। अब छिपकली लोगों को नरसंहार जारी रखते देख वे इसे और सहन नहीं कर सकते थे। ये घृणित छिपकलियां बहुत ज्यादा है। गोकू, चलो इन्हें मार डालें, क्रिलिन चिल्लाया और आगे बढ़ने की मुद्रा अपनाई। गोकू भी बहुत परेशान था। उसने क्रिलिन और अन्य लोगों से कहा, ठीक है, मैं और पिकोलो उन कुछ शक्तिशाली आभाओं से निपट लेंगे और बाकी को तुम पर छोड़ देंगे। गोकू ने छिपकलियों को घूरते हुए देखा कि उनमें 200 से ज्यादा आभाएं थी जो विशेष रूप से शक्तिशाली थीं। बाकी छिपकलियां छोटी और दुबली दिख रही थी, लेकिन उनकी ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा अपनी भुजाओं पर ऊर्जा तोपों वाले छिपकलियों से निपटना भी आसान नहीं था। हालांकि उनकी तरफ केवल 6 लोग थे और मुख्य बल का ध्यान केवल गोकू और पिकोलो द्वारा रखा जा सकता था। कोई बात नहीं, सभी ने ऊंची आवाज में सहमति जताई। इस समय यमचा ने अचानक कहा, बहुत सावधान रहो, उनके हाथों में ऊर्जा तोपें बहुत खतरनाक हैं। लड़ते समय तुम्हें इससे बचना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे पता है। लगातार ऊर्जा किरणों को उगलने वाले हथियार को देखते हुए क्रिलिन मुस्कुराया, लेकिन डरने के बजाय वह मजबूत लड़ाई की भावना से भरा हुआ था। इसके बाद वितरण के अनुसार क्रिलिन, यमचा, चीची बिखरे हुए छिपकली पुरुषों का पीछा करने और उन्हें मारने के लिए तितर बितर हो गए, और याजिरोबे एक कटाना ले जाते हुए पृथ्वी की सरकार की दिशा में उड़ गए। जल्द ही आकाश में केवल गोकू और पिकोलो ही बचे। पिकोलो, क्या मैं उनके नेता से निपटूं? सपना देखो, वह इस राक्षस राजा का है। एक तिरस्कारपूर्ण खर्राटे के साथ पिकोलो ने अपनी टोपी उतार दी और एक जोरदार और दबंग आभा तुरंत भड़क उठी, जिससे आकाश कांप उठा। एक ठंडा बवंडर उठा और तुरंत आयर की ओर बढ़ गया। पिकोलो की हरकत इतनी अचानक थी कि छिपकली वाला आयर भी अचानक विस्फोट से चौंक गया। इस समय उसे कैसे पता नहीं चला कि उसका पिछला अनुमान गलत था। उसका प्रतिद्वंद्वी एक वास्तविक शक्तिशाली विशेषज्ञ निकला। इससे आयर थोड़ी दुविधा में पड़ गया। अभी वह न तो आगे बढ़ सकता था और न ही पीछे हट सकता था। हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आयर ने उदास नजर से शाप दिया, बैंगनी पूंछ को अपने पीछे हिलाया और आगे बढ़कर पिकोलो से टकराया। अचानक आसमान में वायुमंडलीय दबाव अचानक बदल गया और तुरंत एक भयानक तूफान पैदा हो गया, क्योंकि लड़ाई जोरदार हो गई। है दिलचस्प है, ब्रह्मांड में आपकी ताकत किस स्तर की मानी जाती है? आयर के साथ एक छोटी सी लड़ाई के बाद पिकोलो ने अपनी कलाई, गर्दन और अपनी सभी हड्डियों को मरोड़ दिया, जिससे चरमराहट की आवाज आई। आयर की सुनहरी पुतलियां हत्या के इरादे से चमक उठीं। उसका चेहरा ठंडा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसका शरीर नहीं रुका और उसने अपना पैर घुमाया और पिकोलो की ओर जोर से पटक दिया। उबाऊ! पिकोलो ने उदासीनता से मुस्कुराया। उसके 2 दानव के दांत सूरज की रोशनी में ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसका शरीर अचानक भ्रम में बदल गया, तेज गति से आगे बढ़ रहा था। तो पिकोलो पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस छिपकली आदमी से निपटने में बहुत समय लगेगा। उस स्थिति में मैं इन 200 लोगों से निपटूंगा। कुछ ही दूरी पर गोकू, जो आयर के अधीनस्थों से लड़ रहा था, पिकोलो और एलियन नेता की लड़ाई को देखने के लिए मुड़ा और सहन नहीं कर सका। उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने छिपकली वाले आदमी को मुक्का मारा और जमीन पर गिरा दिया, और फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और युद्ध की आवाज कुछ देर तक गोकू के सिलहूट से भरे आसमान में गूंजती रही।
अनगिनत छिपकलियां बिखरी हुई वर्षा की बूंदों की तरह समय समय पर गिरती रहीं। शहर के केंद्र की तुलना में हालांकि अन्य स्थानों पर कोई जीवंत लड़ाई नहीं थी, फिर भी यह खतरे से भरा था। पूर्वी शहर में हर जगह जैसे ही चिलचिलाती ऊर्जा किरणें बिखरीं, इसने तुरंत एक विशाल मशरूम बादल खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद उपनगरों सहित पूरा पूर्वी शहर एक मानव नरक में बदल गया। क्रिलिन और अन्य लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिनसे निपटना मुश्किल था। उनके अवरोध के बाद भी अभी भी कई छिपकली आदमी हर जगह तबाही मचा रहे थे। ये छिपकली वाले मूर्ख नहीं थे। उन्हें पता था कि बिखरे हुए होने के कारण वे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे जल्दी से एकजुट हो गए। एक पल के लिए बिजली और आग आपस में मिल गए और गति आसमान तक बढ़ गई। क्रिलिन और अन्य लोगों पर दबाव अचानक बढ़ गया और उनके पास सावधानी से प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उबलते गर्म हवा के प्रवाह के प्रभाव से ऊंची इमारतें ढह गईं और तकनीकी सभ्यता की रचनाएं जैसे कारें, नौकाएं और साधारण विज्ञापन हवाई जहाज विशेष रूप से असुरक्षित हो गए। वाह, ये क्या हो रहा है? क्या ये दुनिया का अंत है? कोई हमें बचाओ! असहायता की चीख पुकार के साथ घबराए हुए लोग घबरा गए। फ्लाईओवर पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। वे न तो आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे हट पा रही थी और एक दूसरे को रोक रही थीं। गाड़ियों के हॉर्न और सायरन की आवाजें कानों को परेशान कर रही थीं। जल्दी भागो, आगे वाले लोग, रास्ते से हट जाओ। हे भगवान, कुछ गिर रहा है। एक ऊर्जा किरण गिरी और सभी लोग राख में बदल गए। सेंट्रल सिटी का महल। ईस्ट सिटी में हुई घटनाओं ने इस जगह को भी प्रभावित किया था। इसके बारे में पता चलने पर रक्षा सेना ने युद्ध की तैयारी में राजा के महल को घेर लिया और टैंकों को पंक्तियों में घनी तरह से खड़ा कर दिया। महल में राजा ने सैटेलाइट वीडियो के माध्यम से बाहरी स्थिति के बारे में जानकारी ली। वीडियो में एक समय में समृद्ध ईस्ट सिटी खंडहर में बदल गई थी। इस बार एलियन का आक्रमण बहुत भयंकर था। कुछ ही मिनटों में उन्होंने ईस्ट सिटी के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया था और खंडहरों के बीच नारंगी कपड़ों में कई इंसान खतरों का सामना कर रहे थे और एलियंस से लड़ रहे थे। इसके अलावा क्योंकि उपग्रह से शूटिंग हो रही थी और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की गति चित्रों को कैद करने की क्षमता से कहीं अधिक थी, राजा केवल कुछ आकृतियों को ही भयंकर लड़ाई करते हुए देख पा रहा था। वे तेजी से इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि बहुत सारी नीली ऊर्जा तरंगे इधर उधर दौड़ रही थीं। हर बार जब वे वार करते थे तो दोनों पक्षों की भयंकर टक्कर से शॉक वेव उत्पन्न होती थी, जो नंगी आंखों से देखी जा सकती थी। हालांकि शॉक वेव के कारण उड़ने वाली धूल ही इस बात का सबूत थी कि दोनों पक्ष टकराए थे, जो राजा की आंखों के लिए बेहद चौंकाने वाला था। राजा ने आश्चर्य से लड़ाई को देखा और उसके चेहरे पर सदमे के भाव स्पष्ट थे। यह विनाशकारी शक्ति। मुझे डर है कि राजा पिकोलो भी ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं था। बगल में एक अधिकारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, ये तस्वीरें सेंट्रल सिटी द्वारा नियुक्त मार्शल आर्टिस्टों ने देखी हैं। वे सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि सबसे कमजोर एलियन भी राजा पिकोलो से ज्यादा दुर्जय है। क्या यह सच है? राजा अचानक उठ खड़ा हुआ। हाँ। राजा ने अपनी छाती ढक ली, उसे तेज दर्द महसूस हुआ। इतने सारे एलियंस ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था और उनमें से हर एक राजा पिकोलो से भी ज्यादा भयानक था। यह उसके लिए एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। क्या पृथ्वीवासी वास्तव में नष्ट हो जाएंगे? महाराज, क्या वे लोग श्री गोकू और अन्य हैं? राजा की सेवा करने वाले एक अधिकारी ने अचानक छवि में एक योद्धा की ओर इशारा किया जो एलियन से लड़ रहा था और आश्चर्यचकित नजर से पूछा। पॉज बटन दबाने पर उन्हें कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। राजा तुरंत कुर्सी के पास से भागकर आया। हालांकि उसका शरीर कुछ बदला हुआ था, लेकिन राजा ने उसे एक नजर में पहचान लिया। हाँ, यह मिस्टर गोकू है और कई अन्य योद्धा भी हैं। वे क्रिलिन, यमचा, चीची होने चाहिए जो गोकू के समान स्कूल से हों। सौभाग्य से पृथ्वी पर अभी भी ऐसे मार्शल कलाकार हैं जो धर्मी हैं और बुरी ताकतों का विरोध करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। अन्यथा पृथ्वी खतरे में होती। राजा ने आह भरी और उदास भाव से बगल में पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों को देखा, लेकिन जल्द ही उसने एक आशावादी भाव प्रकट किया। यह दूसरी बार है जब श्री गोकू बहादुरी से आगे आए हैं। हाल के वर्षों में पृथ्वी की सरकार पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। राजा पिकोलो के उद्भव ने उन्हें यह अनुभव करने में सक्षम बनाया कि मार्शल कलाकार कितने शक्तिशाली थे। भले ही सेंट्रल सिटी ने पृथ्वी को एकीकृत किया हो और अधिक सैनिकों को विकसित किया हो, राजा अच्छी तरह से जानता था कि एक साधारण सेना किसी भी तरह से इन एलियंस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। छवि में लोगों को अपने हाथों की एक लहर से पहाड़ों को नष्ट करते और जंगलों को मिटाते हुए देखकर उनकी विनाशकारी शक्ति रणनीतिक हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली थी। इस समय राजा को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्हें और अधिक मार्शल कलाकारों की आवश्यकता है। तभी धरती जोर से हिली और एक लाल रंग की रोशनी महल की खिड़की के शीशे से होकर अंदर आई। फिर वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ा और शीशे टूट गए। एक भयंकर तूफान खिड़की से अंदर आया,
जिससे पूरा दफ्तर अस्तव्यस्त हो गया। क्या हुआ? सभी लोग जमीन पर गिर पड़े और उनके कानों में भिनभिनाने की आवाज गूंजने लगी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उनकी आंखों में एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। कई किलोमीटर दूर एक विशाल आग का गोला आसमान में ऊपर उठता रहा और फिर अचानक आसमान में मशरूम के बादल में बदल गया। इन मशरूम बादलों को नजदीक से देखने पर उनका प्रबल दृश्य प्रभाव उनके दिलों को झकझोर देने वाला था। तभी ऊर्जा तरंगों के कारण उत्पन्न आघात तरंगों के कारण उनकी दृष्टि रेखा विकृत हो गई। अचानक महल के बाहर विस्फोट की तेज आवाजें गूंज उठीं और सरकारी इमारत की दीवारों के बाहर एक बैंगनी रंग का छिपकली वाला आदमी दिखाई दिया। छिपकली वाले आदमी ने अपने बैंगनी होंठ चाटे, उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। उसने राजा और दूसरों की ओर ठंडी आंखों से देखा, मानो किसी तुच्छ चींटी को घूर रहा हो। अध्याय 414 पृथ्वी योद्धा। गल्प। उसके ठंडे और उदासीन करघे के नीचे सभी ने घुटन महसूस की। वे सिर से पैर तक कांप उठे और उनकी रीढ़ की हड्डी से ठंडक उनके सिर तक पहुंच गई। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उनके दिमाग में सूजन आ गई। समय रुक गया लगता था और वे दूर से आ रही गड़गड़ाहट को पूरी तरह से अनदेखा कर देते थे। हम मर चुके हैं, यह विचार उनके दिलों में कौन था? जब राजा और अन्य लोग असहायता में कांप रहे थे, तभी एक ठंडी किरण चमकी और खून बहने लगा। बैंगनी छिपकली वाला आदमी अचानक बीच से फटने लगा। भयानक छिपकली वाला आदमी, जिसने अभी अभी एक भयानक चाल दिखाई थी, पलक झपकते ही दो टुकड़ों में बंट गया। बैंगनी छिपकली वाले आदमी की सारी शक्ति खत्म हो गई और वह एक लाश बन गया और फर्श पर गिर गया और उसमें से खून बहने लगा। सेंट्रल सिटी के ऊंचे इलाके अचानक अचंभित रह गए। अरे, तुम लोग अभी तक नहीं छुप रहे हो? अचानक याजिरोबे की कर्कश आवाज सुनाई दी, जो हवा में तैर रहा था। उसके हाथ में कटाना लटका हुआ था। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि उसे सुनना बहुत ही अप्रिय था। लेकिन राजा और अन्य लोगों के लिए वह आवाज प्रकृति की आवाजों जितनी ही सुंदर थी। क्या तुम मूर्ख हो? वैसे भी मुझे पहले इन छिपकलियों को मारना चाहिए, याजिरोबे ने बड़बड़ाया, जिसके बाद वह पलटा और दूर उड़ गया। थोड़ी देर बाद सभी ने अपना संयम संभाला। वह मार्शल आर्टिस्ट कौन था? एक अधिकारी ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, रिकॉर्ड के अनुसार वह याजिरोबे है। वह एक बार 23वें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में दिखाई दिया था। वह याजिरोबे है। वह बहुत शक्तिशाली निकला। राजा ने चुपचाप याजिरोबे के जाते हुए रूप को देखा और कहा, टीवी स्टेशन से संपर्क करो और उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों को पूरी दुनिया में प्रसारित करो। हमने अब तक जो कुछ भी किया है वह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये अज्ञात मार्शल कलाकार पृथ्वी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम उदासीन नहीं रह सकते। इस बार किसी ने भी इस निर्णय को अत्यधिक नहीं माना। हालांकि इस निर्णय से बहुत हंगामा हो सकता है, जिससे अराजकता फैल सकती है, लेकिन अत्यधिक प्रतिक्रिया केवल अस्थायी होगी। सभी को मार्शल कलाकारों की शक्ति और पृथ्वी के सामने आने वाली स्थिति को समझने देने से पृथ्वी की मार्शल आर्ट के विकास में तेजी आएगी। लंबे समय में लाभ नुकसान से अधिक होंगे। इसके अलावा पूर्वी शहर में होने वाली घटनाओं का अंततः लोगों को पता चल जाएगा। एलियंस का पृथ्वी पर आक्रमण, यह वास्तव में चौंकाने वाला होगा। बेहतर होगा कि इसे सेंट्रल सिटी द्वारा प्रकाशित किया जाए, जिससे पृथ्वी को एक नए युग में ले जाने की पहल हो। सभी को यह स्पष्ट था कि यदि वे मार्शल कलाकार असफल हो गए तो पृथ्वी पर शांति नहीं रहेगी। माउंट पाउजू की दूरदराज की पहाड़ियों में बुल्मा लिविंग रूम में बैठी थी, गोहन को अपनी बाहों में पकड़े हुए, जबकि वह टीवी देख रहा था। हालांकि उसका दिल पहले से ही गोकू के लिए उड़ान भर चुका था, जो एलियंस से लड़ रहा था। अचानक टीवी पर दृश्य बदल गए। दैनिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो कुछ हुआ वह चौंकाने वाला, परेशान करने वाला और भ्रमित करने वाला था। यह एक मानवीय यातना स्थल था। टूटी हुई सड़कें, ढहे हुए घर, घना धुआं और जमीन में गहरी और भयावह खाई। कोई भी जगह अभी भी बरकरार नहीं थी। हम्मा, क्या ये गोकू और अन्य लोगों की लड़ाई के दृश्य हैं? बुल्मा उत्साहित हो गई। वाह, पापा अंदर हैं और अंकल पिकोलो भी। गोहन खुशी से चिल्लाया। उसके हल्के बैंगनी बाल, जो बुल्मा के समान थे, लहरा रहे थे। हालांकि बुल्मा के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह बिना पलक झपकाए टीवी स्क्रीन को घूर रही थी। इस बार पृथ्वी की सरकार सचमुच साहसी थी। टीवी स्क्रीन पर अपने पति के वीरतापूर्ण और निडर प्रदर्शन को देखकर बुल्मा अपनी हंसी रोक नहीं सकी। इस बीच पूरी दुनिया में, चाहे वह वेस्ट सिटी, साउथ सिटी, साउथ ईस्ट आइलैंड, मसल टॉवर क्षेत्र, बड़े शहर, दूर दराज के गांव, सड़कें या गलियां हों, नियमित समाचार, विज्ञापन और कार्यक्रम जो हमेशा की तरह प्रसारित हो रहे थे, बंद कर दिए गए और उनकी जगह ईस्ट सिटी में लड़ाई के दृश्य दिखाए गए। जो लोग अभी तक यह नहीं जानते थे कि पूर्वी शहर पर एलियंस ने हमला किया है, उन्हें टीवी पर दिखाए जा रहे दृश्यों से स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा हो गया। उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन युद्ध के कारण हुई भारी क्षति, जिसमें कई भयंकर आग भी शामिल थी, ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या धरती पर किसी और दुष्ट दुश्मन का सामना हुआ है?
सभी टीवी स्टेशन इसे प्रसारित कर रहे हैं। क्या स्थिति बहुत बड़ी नहीं है? उबे हुए ड्राइवर ने सोचा, जो एलिवेटेड हाईवे पर इंतजार कर रहा था, अपनी कार में टीवी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी अचानक युद्ध के दृश्य आ गए। उसके मुंह में रखी सिगरेट गिर गई। यह किस फिल्म का ट्रेलर है? मुझे याद है कि पिछली बार जो फिल्म आई थी उसमें भी ऐसे ही दृश्य थे। हम्मा, यह ऊर्जा तरंग मिस टाइट्स की पुस्तक में वर्णित चाल लगती है। क्या यह वास्तव में एक ट्रेलर है? इस ड्राइवर की तरह ही कई लोग भी आश्चर्यचकित थे। हालांकि कुछ लोगों ने टीवी पर देखी गई हरकतों को पहचाना, लेकिन उनके लिए ऊर्जा तरंग इतनी मजबूत नहीं थी। इसे स्वीकार्य माना जाएगा यदि यह रॉकेट लॉन्चर की तरह एक टैंक को तुरंत नष्ट कर सकता है, लेकिन उनके टीवी स्क्रीन पर ऊर्जा तरंग एक इमारत को एक बार में उड़ा सकती है। क्या मानक बहुत अलग नहीं है? यह एक फिल्म का ट्रेलर है ना? मनुष्य इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? हालांकि जल्द ही किसी ने असहमति जताते हुए कहा, बेवकूफ, ये ऊर्जा तरंगे हैं, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में उन मार्शल कलाकारों का अद्वितीय कौशल। आपने मिस्टर गोकू द्वारा राजा पिकोलो को हराने के दृश्य नहीं देखे हैं? यह एक परमाणु बम की तरह था। सही सही। देखो, क्या ये लोग मिस्टर गोकू और उसके साथी प्रशिक्षु नहीं हैं? यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। यह वास्तविक नहीं होना चाहिए, है न? एक दृश्य में बहुत सारी आकृतियां दिखाई दीं, जिससे कुछ लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी वे चिंतित और भयभीत महसूस करने लगे। यह मनोरंजन के लिए अचानक बनाया गया कार्यक्रम कैसे था? यह तो जीवन मरण की लड़ाई है। फिर महामहिम के शब्दों ने इस अटकल की पुष्टि की। वास्तव में एलियंस पृथ्वी पर आक्रमण कर रहे हैं। एलियंस ने आक्रमण कर दिया है, हम खत्म हो चुके हैं। पूर्वी शहर के खंडहर। शहर की चहल पहल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब हवा के साथ घना काला धुआं तीखी गंध के साथ हर दिशा में फैल रहा था। ठंडी हवा पूरे देश में बह रही थी, लेकिन सरसराहट सुनाई दे रही थी। पसीने से तर पृथ्वी योद्धाओं ने भयंकर एलियंस से पागलपन से लड़ाई की। विभिन्न ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में उड़ रही थी, जिससे ऐसा प्रभाव पैदा हुआ कि रेत और पत्थर का एक मशरूम जैसा बादल बन गया। एक घना काला कोहरा भूमि को ढक गया। जमीन गड्ढों से भरी हुई थी और एक लाश, जो लगभग टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, आसमान से नीचे गिरी। यमचा, इन छिपकली आदमियों का कोई अंत क्यों नहीं है? क्रिलिन, जिसकी सांसें भारी हो गई थी, ने यमचा के पास उड़ते हुए पूछा। यमचा ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसकी नाक से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। मेरे हाथ पहले से ही दर्द कर रहे हैं। मैं भी। क्रिलिन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बड़ी छिपकली को गोकू और पिकोलो ने रोक रखा था। वे केवल 1000 से कम बैटल पावर वाले विरोधियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। बड़ी संख्या में चींटियां एक हाथी को काट कर मार सकती हैं। आखिरकार शक्तिशाली एलियंस का तो कहना ही क्या। याजिरोबे वास्तव में इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है, यामचा ने ईर्ष्या से कहा। यह एक जैसा नहीं है। वह एक तलवारबाज है, लोगों को काटने के लिए एक बड़ी तलवार लेकर चलता है। उसे अपनी मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, शारीरिक शक्ति की खपत नहीं होती, जैसे कि हम करते हैं। क्रिलिन ने ऊर्जा तरंगों का एक गुच्छा फेंकते हुए कहा। उन्होंने दूर से उड़ रहे छिपकली आदमी को कुचल दिया। स्पिरिट बॉल। डिस्ट्रक्टर डिस्क। यमचा और क्रिलिन के नियंत्रण में 2 चमकदार और चमचमाती ऊर्जा गेंदें बहुत तेजी से आकाश में उड़ी और पलक झपकते ही कई एलियंस मर गए। दूसरे युद्ध के मैदान में चीची ने भयंकर रूप से मुक्का और लात मारी। पहले जो सफेद दिव्य वस्त्र उसने पहना था, उसे बहुत पहले ही एक चुस्त दुरुस्त चोंगसम में बदल दिया गया था। कुछ ही देर में छिपकली आदमी टुकड़ों में उड़ गया। क्योंकि चिची के पास कामी के कौशल थे, इसलिए उसकी ऊर्जा खपत क्रिलिन और यमचा की तुलना में कम थी। नीचे की भूमि पर कई गड्ढे हो गए थे, क्योंकि उस पर कई बार गोले गिरने से भारी क्षति हुई थी। दूरी पर गोकू जमीन से 100 मीटर से भी ज्यादा दूर तैर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हमलावर मुद्रा अपना ली। फिर उसने अचानक मुक्का मारा और एक तेज हवा का झोंका आया, जिसके साथ एक घनी ठंड भी थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही हवा के फटने की आवाज आई, एक उच्च स्तरीय छिपकली आदमी, जिसकी युद्ध शक्ति 1000 से भी ज्यादा थी, उड़ गया। यह दूसरे छिपकली आदमी से टकराया और हिंसक रूप से फट गया। फिर भी चेहरे पर शांत भाव के साथ गोकू की आकृति कई बार चमकी और उसने आक्रमणकारी दुश्मनों का सिर काट दिया। गोकू के विपरीत, जो शांत था, पिकोलो एक भयंकर लड़ाई लड़ रहा था। स्टार पायरेट्स के नेता आयर की तुलना वास्तव में उसके अधीनस्थों से की जा सकती है। आयर की युद्ध शक्ति पिकोलो से अधिक थी और इससे पिकोलो को लड़ाई के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन आयर का सामना करते हुए, भले ही उसके शरीर पर कई निशान थे, पिकोलो फिर भी बेतहाशा हंसा। मैं वास्तव में खुश हूं। मैंने लंबे समय से इतनी मजेदार लड़ाई नहीं देखी है। अध्याय 415 कमीने।
उसने एक औषधि पी ली। पिकोलो के विपरीत, जिसका उत्साह जितना अधिक बढ़ता गया, आयर का चेहरा कुछ उदास था। लानत है। इस छोटे, निम्न स्तर के ग्रह का अस्तित्व इतना शक्तिशाली है। पिकोलो के तंग करने से कुछ हद तक परेशान होकर आयर ने शाप दिया। उसे इस निम्न स्तर के ग्रह पर आने का पछतावा हो रहा था। आयर की नजरें सब कुछ देख रही थी और वह बहुत क्रोधित हो गया। उसके अधीनस्थ एक के बाद एक धरतीवासी के हाथों मर रहे थे। वह केवल एक अस्थायी आधार की तलाश में पृथ्वी पर आया था, न कि स्टार पायरेट्स की ताकत का उपभोग करने के लिए। आयर, जिसका शरीर कांपने लगा था, पिकोलो को खंजर से घूर रहा था। उसके पैर अस्थिर थे और उनके नीचे की जमीन धंस गई थी। उसके पैरों से जमीन पर एक बहुत बड़ा झटका लगा था। झटके की मदद से आयर अचानक गायब हो गया और पिकोलो के सामने फिर से प्रकट हुआ। उफ! एक हिंसक प्रभाव। मुंह से खून की धार बह निकली। जबरदस्त प्रभाव के कारण पिकोलो की भुजाएं मुड़ गईं और वह एक सीधी रेखा में उड़ गया, जैसे कि एक तोप का गोला। फिर आयर तेजी से पिकोलो के समानांतर एक रेखा पर चला गया और एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और नीचे की ओर जोर से मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। पलक झपकते ही एक भयावह शक्ति फूट पड़ी और पिकोलो ज़मीन पर गिर पड़ा। गड़गड़ाहट। पूरी जमीन 30 से 40 मीटर तक धंस गई, जिससे एक सपाट सतह बन गई, जिससे प्रभाव क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र ऊपर उठ गया। जमीन पर कई 100 मीटर लंबी दरार बन गई। गड्ढे के तल पर मौजूद चट्टानें और मिट्टी एक साथ आ गईं, जिससे तुरंत पानी की बौछारें निकलने लगीं। मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सभी दिशाओं में उछल पड़े। आयर की उदासीन पुतलियां फड़क उठीं और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। जैसे ही उसकी हथेली के ऊपर ऊर्जा की एक भयावह गेंद संघनित हुई, जिसे उसने नीचे की ओर धकेलना शुरू किया, जिससे तुरंत ऊर्जा की गेंदें निकलने लगीं। धत्तेरी की! आयर के जबरदस्त हमलों का सामना करते हुए पिकोलो अचानक कूद गया। मुश्किल से सीधे खड़े होने पर वह सांस लेने के लिए हांफने लगा, जिसके बाद उसने मुड़ी हुई बाह को फाड़ दिया। उसके सिर के ऊपर कई नीली नसें दिखाई दीं और जब एक नई बाह उगी तो वह दहाड़ने लगा। पिकोलो का शरीर तना हुआ था और वह गुस्से से आयर को देख रहा था। है, क्या तुम अभी बहुत सक्षम नहीं थे? तुम मौत के दरवाजे पर क्यों हो? आयर ने हाथ हिलाकर ताना मारा। जवाब का इंतजार किए बिना वह पिकोलो के करीब आ गया और तूफान जैसे हमलों की एक और लहर शुरू कर दी। तेज हवाओं और तेज बारिश जैसे हमलों का सामना करते हुए पिकोलो ने पीछे मुड़कर शांति से बचाव किया और जवाबी हमला करने के मौके की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन सत्ता में असमानता के कारण उन्हें कोई अवसर नहीं मिल सका। पिकोलो की स्थिति और अधिक खतरनाक होती जा रही थी। पिकोलो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। एक चिल्लाहट के साथ उत्साहित गोकू लड़ाई में शामिल हो गया और तुरंत आयर पर हमला कर दिया। पीछे से आने वाले हमले को भांपते हुए आयर ने व्यंग्य किया। वह पिकोलो के और भी करीब आ गया और पिकोलो की छाती की ओर हाथ बढ़ाया, उसका सामना करने के इरादे से। धमाका! पिकोलो उड़ गया। फिर आयर ने जल्दी से पलट कर देखा और उसकी पूंछ गोकू की बाह पर लिपट गई। आयर ने थोड़ी ताकत लगाई और गोकू को दूर फेंक दिया। टकराना! गोकू और पिकोलो आपस में टकराए लेकिन जल्दी ही अलग हो गए। उनके पैर इतनी जोर से जमीन पर पड़े कि जमीन एक बार फिर धंस गई। वे स्थिर हो गए और उनके सामने कुछ छवियां रह गईं। गोकू, यह मेरी लड़ाई है। पिकोलो ने गोकू को घूर कर देखा। गोकू ने अपनी कलाइयां हिलाते हुए गंभीरता से कहा, ऐसा मत कहो। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, चलो मिलकर इससे निपटते हैं। पिकोलो ने ठंडे स्वर में अपना सिर घुमाया, लेकिन उसके दिल में वह सहमत था। बिना समय बर्बाद किए उन दोनों ने आयर पर हमला कर दिया। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, एयर ने गोकू और पिकोलो पर हमला करते हुए देखा। अपने दिल में वह परेशान था। जिस व्यक्ति पर उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे हरा सकता है, उसने किसी और के साथ मिलकर काम किया था। जब उसने चारों ओर देखा और अपने मातातों को एक एक करके मरते हुए देखा, तो आयर कांप उठा और उसके दिल में गुस्सा भर आया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह तलाश लेता। यहां आने से तो यह बेहतर होता। उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लानत है! मैं पहले इन दोनों को मारूंगा, फिर अपने गुस्से को शांत करने के लिए सभी धरतीवासियों को मार डालूंगा। यह विचार मन में आने के बाद आयर के हमले और भी क्रूर हो गए। बैंग बैंग बैंग! 3 बिजली जैसी आकृतियां अलग अलग स्थानों से उड़कर एक ही स्थान पर आ गईं। गोकू, पिकोलो और आयर अपने सभी कौशल का उपयोग कर रहे थे, बिना किसी बचाव के कड़ी लड़ाई कर रहे थे। ईस्ट सिटी के खंडहरों में रोशनी की 3 किरणें चमकती रहीं और आसमान कांप उठा। विशाल आकाश, जो पहले साफ नीला था, अब घने काले बादलों से घिरा हुआ था। जल्द ही बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। इससे कुछ 100 किलोमीटर के भीतर के इलाके में दबाव बढ़ गया। सभी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, मानो उनके दिल पर पहाड़ रख दिया गया हो। क्रिलिन ने उदास आकाश की ओर देखा और अविश्वास में कहा, गोकू और पिकोलो की लड़ाई, यह इतनी तीव्र है, मेरा दिल लगभग मेरी छाती से बाहर निकल गया है। बहुत बढ़िया,
तो यही है उनकी असली ताकत। यमचा ने जो कुछ भी कर रहा था वह पहले ही रोक दिया था। दूर से शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए उसके दिल पर और भी ज्यादा दबाव महसूस हुआ। प्रचंड हवाएं सीटी बजा रही थी और बिजलियां बादलों के बीच से आगे पीछे चमक रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंधकार एक उदास और वीरान आभा से व्याप्त था। गोकू के शामिल होने के साथ पिकोलो और आयर के बीच की लड़ाई एक 3 तरफा लड़ाई बन गई थी। हालांकि यह 2 बनाम 1 था, जो कुछ हद तक अनुचित था। गोकू और पिकोलो को केवल थोड़ा सा लाभ था। हालांकि चिपकली आदमी की जीवन शक्ति बहुत दृढ़ थी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, गोकू और पिकोलो की भयंकर रूप से भस्म हो गई। है आप धरतीवासियों ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। आप मुझसे इस हद तक लड़ सकते हैं। दुर्भाग्य से अंत में आप मेरे मुकाबले नहीं हैं। आयर भारी सांस ले रहा था। हालांकि उसके शब्द कृपालु थे और उसके चेहरे पर खेद का भाव था। फिर आयर ने लाल दवा की एक ट्यूब निकाली और परेशान नजर से उसने ढक्कन खोला और उसे पी लिया। वह आदमी क्या पी रहा है? पता नहीं। गोकू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन किसी कारण से वह ज्यादा सतर्क हो गया। यह कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं हो सकता, है ना? जल्द ही गोकू की चिंताएं वास्तविकता बन गईं। लाल औषधि पीने के बाद आयर का शरीर फूल गया और उसकी खाल चमक उठी। उसकी मांसपेशियां और भी मजबूत हो गईं। उसकी आभा और भी शक्तिशाली हो गई। गोकू का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी औषधि पीने के बाद बहुत बढ़ गई है। लानत है, पिकोलो ने श्राप दिया। हाँ, मेरी वर्तमान ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आयर बेतहाशा हंसा। औषधि पीने के बाद उसकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़कर 13,000 हो गई। हालांकि यह शक्ति सतही थी और उसके जीवन से प्राप्त हुई थी, लेकिन उसने युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए इसे एक अच्छी कीमत माना। अपने शरीर में बह रही अपार शक्ति का आनंद लेते हुए आयर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नशे में दहाड़ने लगा। उस अथाह शक्ति ने एक तूफान का रूप ले लिया और बह गई। अध्याय 416 वे वापस आ गए हैं। गेम हाउस, मास्टर रोशी, हस्की और अन्य लोग टीवी स्क्रीन पर घबराहट से देख रहे हैं। हालांकि मौसम के बदलाव के साथ काले बादलों ने उपग्रहों को तस्वीरें लेने से रोक दिया और युद्ध के दृश्य धुंधले हो गए। केवल एक चीज जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी वह थी एक विशाल ऊर्जा तरंग, आकाश में उड़ती ऊर्जा गेंदें या हिंसक विस्फोट। अविश्वसनीय रूप से गोकू और अन्य की किस इतनी शक्तिशाली है कि इसने मौसम को बदल दिया, लेकिन वे एलियंस भी सरल नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि गोकू और अन्य जीत सकते हैं। उनका युग समाप्त हो चुका है। अब यह युवा लोगों की दुनिया है। मास्टर रोशी बहुत भावुक हो गए और पर्दे के पीछे से केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकते थे। आओ। गठबंधन सरकार के महल में राजा और अन्य लोगों की आंखें डिस्प्ले स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। उनकी हथेलियां घबराहट से पसीने से तर थीं। यह लड़ाई पूरी पृथ्वी के भाग्य की है। लेकिन जैसे ही आयर ने लाल औषधि ली, युद्ध की स्थिति बदल गई। कामेहामेहा, विशेष बीम तोप। 2 चमकदार प्रकाश किरणें निकली जो जहां भी गुजरी जमीन पर 2 सीधे निशान छोड़ गईं। यह गोकू और पिकोलो का सबसे मजबूत अनोखा कौशल है। हालांकि जब उन्होंने आयर पर हमला किया तो वे उसके शरीर पर मौजूद शल्कों से अवरुद्ध हो गए और धुंधली बिखरी हुई ऊर्जा धाराओं में बदल गए। उनके हमलों से आयर को कोई नुकसान नहीं हुआ। आयर ने भयावह ढंग से मुस्कुराया और धीरे से अपने हाथ को हवा में लहराया, जो कि तराजू से भरा हुआ था, अर्धवृत्ताकार बनाया और फिर उसे आगे की ओर धकेल दिया। शांत शून्य में तुरंत एक ऊर्जा दीवार दिखाई दी। उफ! मुंह से खून की धार निकलते हुए गोकू और पिकोलो एक साथ पीछे हट गए और दोनों जमीन पर गिर पड़े। इतना शक्तिशाली! मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गोकू मुश्किल से खड़ा हुआ और अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा। उसका दिमाग एकाग्र नहीं था और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। लानत है, इसका कोई असर नहीं हुआ। पिकोलो ने राख जैसे रंग के चेहरे से अपने हाथ पर लगे घाव को सहलाया। उसने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। अपने अनोखे हुनर के कारण उसे भरोसा था कि उसका कोई असर नहीं होगा, इसके बजाय उसे प्रतिद्वंद्वी ने इतनी आसानी से जमीन पर पटक दिया। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसके अलावा पिकोलो को और भी ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि उसके मन में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ होने का विचार आया। हाँ, तुम अब मुझे नहीं हरा सकते। सच बताओ तो मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति 13,000 है, जो तुमसे पूरे 4,000 ज्यादा है। इस ग्रह पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आयर ने नीचे खड़े 2 लोगों को घृणा से देखा, जो अपनी बड़ी चाल के बारे में सोचने के लिए तैयार थे। उसने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और प्रकाश की अनगिनत चमकीली किरणें उसकी हथेली में संघनित होने लगीं, जिससे खतरनाक ऊर्जा की एक लहर बन गई। आयर ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और दुष्टता से हंसा। वह इस भावना का आदी था कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। जल्द ही आसमान में एक बैंगनी काले रंग का ऊर्जा गोला दिखाई दिया।
लोग दबाव से कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। मरना! आयर ने क्रोध से तिरस्कारपूर्वक चिल्लाया। देखो! बूढ़े कामी ने चिंतित नजर से नश्वर दुनिया को देखा। किनारे पर खड़े मिस्टर पोपो की गोल और तांबे जैसी आंखें बेचैनी से चमक उठीं। कामी, गोकू और पिकोलो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बूढ़े कामी ने आह भरी। हाँ, किसने सोचा होगा कि एलियन दवा खाकर ताकतवर बन सकता है। अब थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है। मिस्टर पोपो, जाओ और जो ड्रैगन बॉल तुमने इकट्ठी की हैं, उन्हें निकालो। अगर मैं शेनरॉन की शक्ति का उपयोग करके उस एलियन के साथ अस्थायी रूप से हस्तक्षेप कर सकता हूं, तो शायद यह गोकू और अन्य लोगों के लिए जीतने का अवसर पैदा कर सकता है। मूल रूप से उसने श्री पोपो से युद्ध के बाद पृथ्वी को बहाल करने के उद्देश्य से ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के लिए कहा था। अब गोकू और अन्य लोगों को जीतने की अनुमति देने के लिए इसका उपयोग केवल समय से पहले ही किया जा सकता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि शेनरॉन का कितना प्रभाव हो सकता है। श्री पोपो ने सिर हिलाया। फिर उसने 7 ड्रैगन बॉल्स निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया। बूढ़े कामी से संकेत मिलने के बाद मिस्टर पोपो 7 ड्रैगन बॉल्स के सामने चले गए और शेनरॉन को बुलाने वाले थे। लेकिन उसी समय बाहरी अंतरिक्ष से प्रकाश की एक किरण निकली, जो काले आसमान को पार करती हुई पृथ्वी की ओर उड़ी। शक्तिशाली आभा ने बूढ़े कामी को लड़खड़ाया। वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। बूढ़े कामी ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। अचानक उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। क्या हो रहा है? क्या अन्य लोग भी पृथ्वी के निकट आ रहे हैं? यह आभा पिछले एलियन से भी अधिक भयानक है। बूढ़ा कामी दूर के तारों भरे आकाश को देखकर भयभीत होकर कांपने लगा। लुकआउट पर होने के कारण वह सबसे पहले दूर बाहरी अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली 2 बहुत शक्तिशाली आभाओं को महसूस कर पाया। वह जानता था कि उन 2 आभाओं के सामने वह एलियन भी, जिसने औषधि पीकर शक्तिशाली शक्ति प्राप्त की थी, तुच्छ लग रहा था। इस वजह से बूढ़े कामी को और अधिक डर लगने लगा। दुश्मन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही सेकंड में वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गए और ईस्ट सिटी की ओर उड़ गए। आखिर यह कौन है? बूढ़ा कामी चुप हो गया और असहाय होकर देखता रहा। उसी समय उसने अपना हाथ हिलाकर श्री पोपो को उसकी हरकतें रोकने के लिए कहा। इस समय उसे निरीक्षण जारी रखने की आवश्यकता है। यदि आने वाले लोग भी दुश्मन हैं, तो हस्तक्षेप करने के लिए शेनरॉन को बुलाने से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। उस समय उसे अपनी इच्छा बदलने की आवश्यकता होगी और शायद तुरंत उस शियाया को पृथ्वी पर आने के लिए आमंत्रित करना होगा, लेकिन अधिक सीधे। लेकिन या तो बहुत सम्मान या श्रद्धा के कारण एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के लिए, जब तक कि आवश्यक न हो, वह उसे इतने सरल और असभ्य तरीके से बुलाना नहीं चाहता था। आखिरकार यह एक बहुत ही अनुचित व्यवहार है और कौन जानता है कि जियाया इस वजह से दुखी होगी या नहीं। ईस्ट सिटी में गोकू अपने थके हुए शरीर को घसीट रहा था जब उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने आश्चर्य से आसमान की ओर देखा। क्या हुआ? पिकोलो ने पूछा। गोकू ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। आयर ने भी जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया, क्योंकि उसके ऊर्जा डिटेक्टर ने बीप बीप उन्मादी अलार्म ध्वनि जारी की और उस पर मूल्य लगातार घट बढ़ रहा था। 7,000, 9,000, 13,000। धमाका! ऊर्जा डिटेक्टर जल गया और एक अप्रिय गंध फैल गई। क्या हो रहा है? इतनी उच्च युद्ध शक्ति पृथ्वी पर कैसे प्रकट हो सकती है? डिटेक्टर के जलने पर प्रदर्शित संख्याओं को देखकर आयर घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर अभी भी कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ हो? क्या यह निम्न स्तर का ग्रह नहीं है? एक के बाद एक शक्तिशाली विशेषज्ञ कैसे सामने आ रहे हैं? क्या यह फ्रीजा के अधीनस्थ थे जो मेरा पीछा कर रहे थे? आयर को अचानक एक और संभावना सूझी। उसकी सुनहरी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने एक पल के लिए सोचा और उसके दिल में डर की एक झलक दिखाई दी। वह धरती पर इसलिए आया था क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। यदि कोई ने सचमुच उसका पृथ्वी तक पीछा किया था, तो बेहतर होगा कि वह जल्दी ही वहां से चला जाए। जैसे ही यह विचार उसके दिल से गुजरा, पीछे हटने का विचार बढ़ने लगा। गोकू, इस समय तुम वास्तव में मुश्किल स्थिति में हो। व्यक्ति के आने से पहले गोकू के कान में एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी और फिर दूर से 2 हरे धुंधले आकार दिखाई दिए। उनकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन वे हर कदम पर सैकड़ों मीटर पार कर कुछ ही सेकंड में गोकू के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने सिर पर पुआल की टोपी पहन रखी थी। उनमें से एक लंबा था और दूसरा छोटा। तिएन शिनहान और चियाओजू, तुम वापस आ गए। गोकू ने 2 जानी पहचानी आकृतियों को देखकर आश्चर्य से चिल्लाया, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटों के कारण उसकी पलकें भारी हो गईं। जब वह चिल्लाया तो उसके शरीर पर लगी चोटों के कारण उसका चेहरा उदास हो गया। हाँ, हम वापस आ गए हैं। तिएन शिनहान ने गोकू को देखा और शांति से सिर हिलाया। हालांकि उसकी ऊंचाई में काफी बदलाव आया था, लेकिन जाना पहचाना चेहरा नहीं बदला था। उसने तुरंत पहचान लिया कि उसके सामने गंभीर रूप से घायल युवक गोकू है। वह कई सालों से अपने गृह ग्रह से दूर था, लेकिन उसने वापस लौटने पर ऐसी किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी।
पृथ्वी पर एलियंस ने आक्रमण कर दिया है। गोकू, वे कौन है? अपने सामने खड़े दो लोगों से निकलने वाली असीम समुद्र जैसी विशाल आभा को महसूस करते हुए पिकोलो का चेहरा बदसूरत हो गया। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर राज करने का उसका सपना और भी उबड़ खाबड़ हो गया है। अब उसके रास्ते में दो और बाधाएं आ गई हैं। ओह, आप शायद उनसे परिचित नहीं होंगे, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। वे टिएन शिनहान और चियाओजू हैं। वे बहुत समय पहले शियाया के छात्र बन गए थे, जिसके बाद वे गायब हो गए थे। लगभग 8 या 9 साल हो गए हैं। वे अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। अध्याय 417 संक्षिप्त करें। जियाया। जब पिकोलो ने गोकू के मुंह से यह नाम सुना तो उसे अचानक याद आ गया। क्या वह उन दो डरावनी महिलाओं का पति नहीं है? उन्होंने माउंट पाउजू के प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराए थे। जब दोनों पत्नियां इतनी शक्तिशाली थीं, तो जियाया, जो उनका पति है, कैसे शक्तिशाली नहीं हो सकता था? पिकोलो को उम्मीद थी कि जियाया शक्तिशाली होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके दोनों शिष्य इतने शक्तिशाली होंगे। टिएन शिनहान, तुम्हारे पास कितनी युद्ध शक्ति है? गोकू ने इसे मापने के लिए ब्रह्मांड मानक का उपयोग किया। टिएन शिन की युद्ध शक्ति 96,000 है और मेरी 81,000 है। चियाओजू, जो बगल में खड़ा था, बोला। इतना शक्तिशाली? गोकू हैरान रह गया। ताकतवर? टिएन शिनहान ने अपना सिर हिलाया। जब तक आप असली विशेषज्ञों को नहीं देख लेते, तब तक प्रतीक्षा करें, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में शक्ति क्या है। उस समय को याद करते हुए जब वह पहली बार होंगशान ग्रह पर गया था, टिएन शिनहान को अपने दिल में उठे सदमे को व्यक्त करना मुश्किल लगा। लगभग 8 साल पहले, जब उसे शियाया द्वारा मेटामोर ग्रह पर भेजा गया था, तो टिएन शिनहान को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि ब्रह्मांड की सभ्यता कितनी दुर्जय है। उनकी तुलना में वह एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसने अभी अभी चलना सीखा है। इसलिए उत्साही भावनाओं के साथ टिएन शिनहान ने मेटामोर ग्रह पर प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वह वहां 3 साल तक रहा। 5 साल पहले टिएन शिनहान की युद्ध शक्ति 2000 तक पहुंच गई थी और फिर उसे शियाया द्वारा ग्रह होंगशान में लाया गया था। उस समय वह ग्रह होंगशान की ताकत से वास्तव में हैरान था। ग्रह होंगशान के प्रशिक्षण के कारण उसकी ताकत बहुत पहले ही 10,000 के निशान को पार कर गई। यह जानना चाहिए कि ग्रह होंगशान पर 10,000 से अधिक युद्ध शक्तियों वाले केवल कुछ हजार योद्धा हैं। टिएन शिनहान इतनी जल्दी ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है, इससे टिएन शिनहान की कड़ी मेहनत देखी जा सकती है। बेशक जियाया द्वारा दिए गए सेंजू बीन्स के बिना यह असंभव होता। हालांकि टिएन शिनहान की युद्ध शक्ति इतनी तेजी से इस स्तर तक कैसे पहुंच सकी, इसका कारण एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ से संबंधित है। 2 साल पहले टिएन शिनहान और चियाओजू की बैटल पावर ने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया था, इसलिए वे ब्रह्मांड में खुद को संयमित करने के लिए एक अंतरिक्ष यान में ग्रह होंगशान से चले गए। हालांकि उनके प्रशिक्षण शुरू होने के आधे साल बाद वे एक तारकीय तूफान में फंस गए और अपना रास्ता खो दिया। वे लंबे समय तक इधर उधर भटकते रहे और बाद में वे गलती से ग्रह नेमक नामक एक पन्ना हरे ग्रह पर उतर गए। वहां टिएन शिनहान और चियाओजू ने महान बुजुर्ग की सहायता प्राप्त की और सफलतापूर्वक अपनी क्षमता को अनलॉक किया, जिससे उनकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई। कुछ समय बीतने के बाद, जिसके दौरान उन्होंने अपने आप को अनुकूलित किया और अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई ताकत को समझा, टिएन शिनहान पृथ्वी की ओर बढ़ गया। इस समय टिएन शिनहान ने गोकू और पिकोलो को देखा और भावुक होकर आह भरी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गोकू और एक अन्य नामिकयान पृथ्वी पर इस स्तर तक बढ़ेंगे, एक छोटी नहर जैसी धरती। वह वास्तव में ग्रह होंगशान के युद्ध के देवता बारडॉक का बेटा है। वह नहीं जानता था कि गोकू इतना शक्तिशाली बन सका, इसका कारण शियाया द्वारा छोड़े गए प्रशिक्षण उपकरण थे। हालांकि गोकू के पास कई तरह की विशेषताओं वाले प्रशिक्षण उपकरण थे जो उसकी ताकत बढ़ाते रहे, लेकिन पृथ्वी के वातावरण के कारण उसके पास एक मजबूत विशेषज्ञ की उत्तेजना की कमी थी। ग्रीन हाउस में एक फूल की तरह तूफान के बपतिस्मा के बिना उसकी क्षमता अभी तक अनलॉक नहीं हुई थी। यह लो, तुम्हारे लिए 2 सेंजू बीन्स। टिएन शिनहान ने 2 सेंजू बीन्स दिए। जब गोकू और पिकोलो ने सेंजू बीन्स खा लिए और उनके शरीर पर लगी चोटें गायब हो गईं, तो उसने पूछा, कोरिन टॉवर पर सेंजू बीन्स हैं, आप कुछ क्यों नहीं लेते? गोकू ने अपना सिर खुजलाया। मेरे पास वे थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रशिक्षण के दौरान खा लिया। टिएन शिनहान ने असहायता से अपना सिर हिलाया, फिर आयर की ओर देखा, जिसके शरीर से बैंगनी चमक निकल रही थी, और भौहें सिकोड़ ली, उसकी राजसी आभा ढह गई। क्या तुम वही आदमी हो जो पृथ्वी पर अराजकता फैला रहा है? टिएन शिनहान गायब हो गया और आयर के सामने फिर से प्रकट हुआ। आयर का दिल धड़क उठा। पहले तो जब उसने देखा कि जो व्यक्ति आया है वह फ्रेजा का अधीनस्थ नहीं है, तो वह खुश हुआ। हालांकि किसने सोचा था कि इससे पहले कि वह कुछ और समय तक खुश रह पाता, वह इन लोगों को यह कहते हुए सुनेगा कि उनकी युद्ध शक्ति 1 लाख के करीब है। हे भगवान, ये कैसी संख्याएं हैं! फ्रेजा के अधीन सर्वश्रेष्ठ योद्धा इसी स्तर पर हैं। आयर का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल पश्चाताप से भर गया। उसके सामने
टिएन शिनहान का शरीर एक चौंकाने वाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊंचा पहाड़ गर्व से खड़ा हो। उसकी जबरदस्त ताकत के आगे आसपास की हवा बहुत विकृत हो गई। उपग्रह के परिप्रेक्ष्य से केंद्र में की का एक बादल घूम रहा था और केंद्र में एक विशाल शून्य दिखाई दे रहा था जो तूफान की आंख जैसा था। इससे प्रभावित होकर ईस्ट सिटी में घटित हो रहे दृश्य एक बार फिर दुनिया भर के सभी लोगों के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो गए। यह एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। प्रचंड ऊर्जा के कारण कई जगहों से तेज गर्मी की लहरें निकल रही थी, जिससे वे रेगिस्तान जैसे लग रहे थे। यह खेल अब खत्म होता है। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। टिएन शिनहान आगे बढ़ा और अपनी 3 आंखों से ठंडी निगाहों से घूरने लगा। अचानक एक बर्फीली आभा फूट पड़ी और सफेद ऊर्जा की चमक ने सभी के चेहरे बदल दिए। पिकोलो और गोकू ने अपना मुंह चौड़ा करके खोला और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनके मुंह खुले और बंद हुए, लेकिन वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। आयर कुछ कदम पीछे हट गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। टिएन शिनहान को देखते हुए, जो बहुत चमक रहा था किसी भगवान की तरह। उसका गला हिल रहा था, लेकिन उसका मुंह सूखा था। यह ताकत उसकी ताकत से 2 स्तर ऊपर थी। आयर को पता था कि अगर वह थोड़ा भी हिला तो उसकी मौत हो जाएगी। उसके चेहरे पर भाव बदलते रहे। धमाका! अचानक वह घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा, महामहिम, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। टिएन शिनहान ने भौहें सिकोड़ी। वह वास्तव में ऐसे लोगों से घृणा करता है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। उनमें मार्शल आर्टिस्ट की थोड़ी सी भी गरिमा नहीं थी। बेशक आयर सिर्फ एक समुद्री डाकू है, मार्शल आर्टिस्ट नहीं। इसलिए उसके पास मार्शल आर्टिस्ट की निडर भावना नहीं थी। जीने के बारे में सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। जाओ, मर जाओ। उसके पैरों के इर्द गिर्द जबरदस्त ऊर्जा इकट्ठी हो गई और चमकीली चिंगारियां निकलने लगीं। उसने आयर पर जोरदार लात मारी, जिससे तेज गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। यह खत्म हो गया, आयर ने निराशा से चिल्लाया। उसके शरीर की सतह पर अचानक पपड़ियां खड़ी हो गई और उसे ठंडा पसीना आने लगा। विस्फोटक शक्ति से भरपूर आने वाले पैर को देखते हुए आयर ने फिर भी संघर्ष करने की कोशिश की, अपने हाथों को अपने सिर पर रखा। खटखट! पैर में निहित शक्ति माउंट ताई के वजन के साथ नीचे गिर गई, एक वज्र की तरह शक्तिशाली। अजय, स्नैप! उसके हाथ में हड्डियों से एक तीखी आवाज आई। एक खून जमा देने वाली चीख के साथ चिपकली आदमी आयर ने एक मुंह खून खांस लिया। उसकी भुजाएं टूट गई थीं। उसके बाद शक्तिशाली बल ने उसके सिर पर प्रहार किया और वह फट गया। उसका पूरा शरीर जमीन में धंस गया, जिससे वह मर गया। वह मर गया है। गोकू और अन्य लोग टिएन शिनहान के अचानक हमले से स्तब्ध रह गए। उन्होंने केवल धुंधली छवियां देखी थी, फिर भी दुश्मन पहले ही मर चुका था। ऐसा लगता है कि मेरे और टिएन शिनहान के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया है। गोकू मुस्कुराया, अचानक लड़ने की भावना से भर गया। इस समय टिएन शिनहान ने अपनी आंखें सिकोड़कर चारों ओर देखा। दूरी पर अभी भी कई एलियंस थे। चियाओजू, चलो इन सभी एलियंस को मार देते हैं। ठीक है, चियाओजू ने जवाब दिया और फिर वे तुरंत कई प्रतिरूपों में बदल गए। तेज धमाकों के बाद लाशें आसमान से गिरने लगीं। गोकू ने अपना सिर हिलाया, वे वास्तव में तेज हैं। टिएन शिनहान नाम का यह लड़का बहुत ताकतवर है। पिकोलो विचारों में खोया हुआ था और उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी, थोड़ा कांप रही थी। सिर्फ एक तुच्छ इंसान ने इस राक्षस राजा को भयभीत कर दिया है। नहीं, मैं इतना मजबूत नहीं हूं। मैं निश्चित रूप से एक दिन उन सभी को हरा दूंगा। कुछ ही दूरी पर क्रिलिन ने टिएन शिनहान को घूर कर देखा, जिसकी उपस्थिति विस्मयकारी थी। फिर उसने उसकी बाह पर चुटकी काटी। आउच! मैं सपना नहीं देख रहा हूं। वह यामाचा के करीब गया और फुसफुसाया, टिएन शिनहान इतने सालों से दूर है। वापस आने के बाद वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? यमचा ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे बाहर कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी। अध्याय 418 परमेश्वर उनकी सहायता करता है, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। टिएन शिनहान और चियाओजू के शामिल होने से पूरी लड़ाई की स्थिति तुरंत ही बदल गई। उनकी पूरी ताकत के सामने आयर स्टार पायरेट्स का तुरंत सफाया हो गया। पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले सभी छिपकली लोगों को शवों में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्रिलिन, यमचा और अन्य लोग एकत्र हुए। उनके चेहरों पर अभी भी खुशी और आश्चर्य झलक रहा था। अरे, ये दोनों कौन हैं? याजिरोबे, जिसके कंधे पर कटाना था, आक्रमणकारियों से निपटने के बाद धूल में लथपथ होकर दौड़ा। टिएन शिनहान और चियाओजू की अथाह आभा को महसूस करते हुए, जो समुद्र की तरह असीम थी, उसने आश्चर्य से पूछा था। क्रिलिन ने उसकी ओर देखा और परिचय कराया, ये टिएन शिनहान और चियाओजू हैं, जो कई सालों से लापता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब वे वापस आएंगे तो वे वास्तव में इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। टिएन शिनहान? याजिरोबे ने इस नाम पर विचार किया, उसे यह कुछ हद तक परिचित लगा।
उसे अचानक कुछ याद आया। क्या वह 21वें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का चैंपियन नहीं है? गोकू उस साल उपविजेता रहा था। याजिरोबे ने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। तिएन शिनहान, यदि आप समय पर प्रकट नहीं होते तो पृथ्वी वास्तव में समाप्त हो गई होती। गोकू आगे बढ़ा और दुखी होकर बोला। शक्तिशाली दुश्मन का सफाया करने के बाद कुछ लोग जो कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, छोटी छोटी बातें करने लगे। तिएन शिनहान ने उन्हें पकड़ लिया और पाया कि उसे आश्चर्य हुआ कि न केवल गोकू की युद्ध शक्ति में सुधार हुआ था, बल्कि क्रिलिन नाम के उस गंजे और यामचा नाम के लड़के की ताकत में भी भारी बदलाव आया था। इसके अलावा एक नामिकियान पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। इन कुछ वर्षों में पृथ्वी पर क्या हुआ है? लेकिन तिएन शिनहान ने तुरंत अपने संदेह दूर कर दिए और कहा, तुम भी बुरे नहीं हो। युद्ध शक्ति 9000 से अधिक है। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने पृथ्वी छोड़ दी होती और कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ों में भाग लिया होता, तो शायद मैं अभी भी तुम सभी से कमजोर होता। तिएन शिनहान के ये शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे। अगर वह पृथ्वी छोड़ने और ग्रह नेमक के महान बुजुर्ग से मदद पाने के लिए भाग्यशाली नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से गोकू जितना अच्छा नहीं होता। अपने पिछले अनुभवों के बारे में सोचते हुए तिएन शिनहान का चेहरा भावनाओं से भर गया और साथ ही उसने शक्तिशाली के मार्ग की तलाश करने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। जब कोई पृथ्वी छोड़ता है तभी उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया बहुत बड़ी है। पृथ्वी ब्रह्मांड में एक दूरस्थ कोने की तरह है जिसमें कुछ विशेषज्ञ निम्न स्तर बहुत महत्वहीन हैं। अपने पिछले अहंकारी व्यवहार के बारे में सोचते हुए जहां उसने सोचा था कि दुनिया में उसे हराने वाले बहुत कम प्रतिद्वंद्वी हैं, तिएन शिनहान खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। वह उस समय बहुत अज्ञानी था। कहावत है कि जब आप शिखर पर चढ़ेंगे तभी आपको लगेगा कि सब कुछ छोटा है। आप जो देख रहे हैं वही आपकी ऊंचाई है। वर्तमान समय में मनुष्य केवल एक छोटी सी धरती तक सीमित नहीं है। वैसे चियाओजू और मैं अभी अभी लौटे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ? तुम्हारी ताकत इतनी क्यों बढ़ गई है? तिएन शिनहान ने ईमानदारी से पूछा। ठीक है। गोकू तुरंत सहमत हो गया। इस समय चीची ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली जो काले धुएं से भरा हुआ था। पूर्वी शहर बंजर हो गया था, मानो उस पर प्रलय का दिन आ गया हो। बाद में उसने कहा, चलो पहले यहां से चलते हैं। हम लुकआउट पर वापस आकर बात करेंगे। बाहर देखो, यह कोरिन टॉवर के ऊपर तैरता हुआ महल है। चिची अब लुकआउट का काम ही है, क्रिलिन ने समझाया। तिएन शिनहान ने सिर हिलाया। उसने कोरिन और टीचर शियाया को पहले भी इसका जिक्र करते सुना था, लेकिन वह वहां कभी नहीं गया था। जरूर, चलो साथ चलते हैं। आयर स्टार पायरेट्स के विनाश के साथ पृथ्वी के सामने आने वाला संकट समाप्त हो गया। सभी के दिलों पर छाई धुंध बारिश की तरह बह गई, जिससे सब कुछ दूर हो गया। सभी ने बातें की और हंसे। वे लुकआउट जाएंगे और एक छोटी सी मुलाकात करेंगे तथा पिछले कुछ वर्षों के अपने अनुभवों के बारे में बात करेंगे। मैं लुकआउट नहीं जा रहा, लेकिन पिकोलो ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया और आकाश में उड़ गया। यह आदमी। ठीक है, सब लोग चलते हैं। गोकू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह पिकोलो के जाने से हैरान नहीं था, क्योंकि पिकोलो के स्वभाव के कारण अगर वह उनके साथ लुकआउट जाता तो यह अजीब होता। तिएन शिनहान और चियाओजू की कोई राय नहीं है। वे पहले कभी लुकआउट नहीं गए थे। वे इस पवित्र भूमि में बहुत रुचि रखते थे जो पृथ्वी की रक्षा करती है। इसलिए ये कुछ लोग एक साथ उड़े, जैसा कि सहमति हुई थी। जल्दी ही आकाश में काले बिंदु बन गए, जिसके बाद वे गायब हो गए। गोकू और अन्य लोगों के जाने के तुरंत बाद विमान उतरे और दुनिया भर से रिपोर्टर, जो अक्सर समाचार सामग्री को कैप्चर करने के लिए कैमरे लेकर खतरनाक जगहों पर जाते हैं, वहां पहुंचे। हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर तक फैली जीर्णशीर्ण बंजर भूमि को भयावह आभा से भरा हुआ देखा। टीवी पर यह सब देखने की तुलना में घटनास्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर यह अधिक चौंकाने वाला था। जब यह पुष्टि हो गई कि संकट टल गया है, तो दुनिया उत्साह से भर गई, ठीक वैसे ही जैसे राजा पिकोलो की हार के समय हुआ था। बस इतना ही कि इस बार दुश्मन ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था, लेकिन सौभाग्य से धरती के मार्शल आर्टिस्ट एक बार फिर जीत गए। बाहर देखो, सभी लोग एकत्र हुए। विशाल और विशाल आकाश में बहुत से लोगों के आने से एकाकी लुकआउट ने अचानक लोकप्रियता हासिल कर ली। तिएन शिनहान को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने शानदार सुनहरे महल को देखा जो एक पवित्र आभा बिखेर रहा था। इस समय कामी और श्री पोपो ने उनका अभिवादन किया। गोकू, चिची और तिएन शिनहान, यह आपकी बदौलत है कि हम पृथ्वी की रक्षा करने में सक्षम थे। बूढ़े कामी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, उसकी उम्र बढ़ने वाली झुर्रियों वाले चेहरे पर खुशी लिखी हुई थी। गोकू ने हंसते हुए हाथ हिलाया। हा, मैं सिर्फ एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ना चाहता था। कामी की पोशाक में वापस आ चुके चीची ने उसे एक नजर देखा और गंभीरता से कहा, पृथ्वी की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस समय चीची, जिसके झरने जैसे काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, ने एक हल्की सी पहचान वाली आभा प्रकट की जो बेमिसाल लग रही थी। मूल काम में
चीची कड़ी मेहनत में व्यस्त थी और देहाती कपड़े पहने हुए थी, जो समय से पहले बुरी लग रही थी। वास्तव में अगर वह गंभीरता से कपड़े पहनती तो वह बहुत सुंदर होती। टीएन शिनहान ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हालांकि लुकआउट शानदार था, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा गंभीर था और इसमें ग्रह होंगशान के तैरते द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का अभाव था। बेशक यह दोनों के आयामों से संबंधित है। तैरता हुआ द्वीप एक मध्यम आकार के शहर जैसा है। इसकी तुलना में लुकआउट में मानवीय भावना की थोड़ी कमी है, लेकिन कोरिन टॉवर को चुनौती देने वाले मार्शल कलाकारों के लिए लुकआउट की गंभीरता प्रभावशाली और पवित्र है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। मिस्टर पोपो, ड्रैगन बॉल्स बाहर निकालो, बूढ़े कामी ने कहा, और फिर चिची से इच्छा पूरी करवाओ। श्री पोपो ने सिर हिलाया और सातों ड्रैगन बॉल्स को एक ट्रे पर रख दिया। 7 नारंगी लाल रंग की ड्रैगन बॉल्स जब एक साथ मिलती हैं तो टिमटिमाती हुई सुनहरी किरणें निकलती हैं। तो पृथ्वी की ड्रैगन बॉल्स ऐसी दिखती हैं। टीएन शिनहान ने मन ही मन सोचा। फिर चीची ने ड्रैगन बॉल्स का सामना किया और शेनरॉन को बुलाया। तुरंत ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई और पृथ्वीवासी, जो अभी भी शांत नहीं हुए थे, फिर से घबरा गए, उत्सुकता से भगवान से प्रार्थना करने लगे। लेकिन इस बार अंधेरा आते ही गायब हो गया। पिकोलो, जो माउंट पाउजू की ओर जा रहा था, ने आसमान की ओर देखा जो अंधेरा हो गया था और फिर भावशून्य होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। अंधेरे वातावरण में जो रिपोर्टर पूर्वी शहर के खंडहरों से काफी ऊपर थे, वे यह देखकर चौंक गए कि रेगिस्तान की तरह बंजर पड़े खंडहरों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, और उसी समय मृत लोग फिर से ऊपर चढ़ रहे थे। क्या मैं मर नहीं गया था? पुनर्जीवित हुए लोगों ने चारों ओर शून्य दृष्टि से देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि समय उनके चारों ओर उल्टी दिशा में बह रहा था तथा खंडहरों में रही हुई इमारतें धीरे धीरे पुनः निर्मित हो रही थीं। उसी समय पूर्वी शहर के ऊपर एक हरे रंग की आकृति दिखाई दी। यह लाल आंखों वाला एक दिव्य ड्रैगन था। पृथ्वी के मनुष्यों, पृथ्वी के बाहर से आई आपदा पृथ्वी के मार्शल कलाकारों के महान प्रयासों से समाप्त हो गई है। कामी ने ड्रैगन बॉल की शक्ति से सभी को पुनर्जीवित भी किया, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर से आने वाले खतरे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। ब्रह्मांड में कई मजबूत विशेषज्ञ हैं। इस बार की आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी। ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इसलिए पृथ्वी के मार्शल आर्टिस्ट अगली चुनौती पर विजय पाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ये शब्द बोलने के बाद शेनरॉन की आकृति आकाश से गायब हो गई और फिर धीरे धीरे अंधेरा छंट गया, लेकिन इन शब्दों का प्रभाव भयंकर था। केवल इस क्षण में पृथ्वीवासियों को समझ में आया कि वे ब्रह्मांड में कितने महत्वहीन हैं। उनके क्षितिज के व्यापक होने के बाद जिस दिशा में उन्हें प्रयास करना चाहिए था, वह भी बदल गया है। हाईटेक माहौल में चुपचाप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे लोगों में अचानक मार्शल आर्ट की दिलचस्पी बढ़ गई थी। पिछले सभी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के वीडियो प्रसारित हो गए। इसे देखने के बाद ही उन्हें वह क्षेत्र मिला जिसे सभी ने नजरअंदाज किया था। मार्शल आर्टिस्ट की ताकत देखकर हर कोई हैरान था। इस प्रकार यह पूरी आपदा एक परीक्षा की तरह विचित्र ढंग से फैल गई तथा लोग उत्साहपूर्वक इस पर चर्चा करने लगे। अध्याय 419 दूसरी पृथ्वी का पतन। जब शेनरॉन ने उसकी इच्छा पूरी की तो बूढ़े कामी ने शेनरॉन से यह छोटा सा वाक्य जोड़ने को कहा। चूंकि इससे उसकी कोई शक्ति खर्च नहीं होती, इसलिए शेनरॉन ने निर्देशानुसार काम किया। इस आपदा का अनुभव करने के बाद बूढ़े कामी ने कर्मियों की कमी पर गहरी असहायता महसूस की। उच्च स्तरीय लड़ाकू बल पहलू में गोकू, चिची और अन्य अब कमजोर नहीं थे, और टीएन शिनहान के साथ, जो अभी अभी ब्रह्मांड से लौटे हैं, पहले से ही प्रथम श्रेणी की ताकत वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन 2 मुट्ठियों के लिए 4 हाथों से लड़ना मुश्किल था। इस बार की तरह अधिक निम्नस्तरीय दुश्मन थे। गोकू और अन्य के पास उनसे निपटने का समय नहीं था। हर युद्ध के बाद लड़ाई में मारे गए मनुष्यों को पुनर्जीवित करने के लिए हमेशा ड्रैगन बॉल का उपयोग करना संभव नहीं था। बूढ़े कामी को पता था कि शेनरॉन की शक्ति सीमित थी और वह एक ही व्यक्ति को केवल एक बार ही पुनर्जीवित कर सकता था, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक था कि अधिक मार्शल कलाकारों को विकसित किया जाए। सौभाग्य से गठबंधन सरकार का दृष्टिकोण उनके विचारों के बिल्कुल अनुरूप था। एक साथ बड़े पैमाने पर लाइव प्रसारण प्रसारित होने के बाद सभी पृथ्वीवासियों ने एलियंस के आतंक को देखा। हालांकि इसने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया था और कुछ जगहों पर अराजकता भी फैल गई थी, लेकिन लंबे समय में यह कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि अब पृथ्वी के लोगों को अपनी खतरनाक स्थिति का पता चल गया था। शेनरॉन के गायब होने के बाद सभी तितर-बितर हो गए। गोकू ने टीएन शिनहान को अपने घर आमंत्रित किया। अगर आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो मेरे घर क्यों नहीं आते? माउंट पाउजू में अलग अलग प्रशिक्षण उपकरण हैं। गोकू को एहसास हुआ कि उसकी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी और उसे उम्मीद थी कि टीएन शिनहान उसके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए आ सकता है। कोई भी व्यक्ति केवल विशेषज्ञों के साथ लड़कर ही मजबूत बन सकता है। टीएन शिनहान ने थोड़ा सोचा। उसे और चियाओत्जू को वास्तव में कहीं नहीं जाना था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। वहां मौजूद उपकरण ग्रह होंगशान के फेद्या लोगों द्वारा डिजाइन किए गए थे। टीएन शिनहान, जो यह जानता था
ने महसूस किया कि पृथ्वी पर माउंट पाउजू से ज्यादा प्रशिक्षण के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो साथ चलते हैं। टीएन शिन्हान को सहमत देखकर गोकू उत्सुकता से चिल्लाया। क्रिलिन ने पास झुककर कहा, यदि आप प्रशिक्षण देने जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले आइए, और मैं भी तुम सबके साथ चलूंगा। जब यामचा को पता चला कि सभी लोग माउंट पाउजू जा रहे हैं तो उसने उनके साथ जाने की इच्छा जताई। कई ताकतवर लोगों का एक दूसरे के साथ संकेतों का आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठा होना अकेले सीखने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा तेज था। जब सभी ने याजिरोबे की ओर देखा, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, तो उन्होंने उसे हाथ हिलाते और चिल्लाते हुए देखा, मैं नहीं जा रहा हूं। मेरी प्रशिक्षण पद्धति आपकी पद्धति से अलग है। सच, सभी ने सोचा। याजिरोबे एक तलवारबाज है, उसके लिए उनके साथ प्रशिक्षण लेना वास्तव में उपयुक्त नहीं था। इसलिए चर्चा के बाद गोकू और बाकी लोग लुकआउट से नीचे कूद गए और माउंट पाउजू की ओर उड़ गए। याजिरोबे ने अपना पेट सीधा किया, लुकआउट के किनारे तक चला गया और नीचे कूद गया। गोकू और बुल्मा का घर वेस्ट सिटी के बाहरी इलाके में था। वहां उनका एक आलीशान विला है। साथ ही माउंट पाउजू उनका निजी क्षेत्र था। वहां हरी भरी पहाड़ियां और साफ पानी था और इसकी सुविधाएं तैयार थीं। गोकू अक्सर वहां प्रशिक्षण लेता था। समय के साथ बुल्मा अक्सर गोहन को छुट्टियों के लिए वहां ले जाने लगी। यह तो सभी जानते हैं कि बुल्मा को बचपन से ही रोमांच पसंद था। एक वैज्ञानिक के रूप में जिसे रोमांच पसंद था, बुल्मा के लिए बड़े शहर में रहना उचित नहीं था। इसके अलावा माउंट पाउजू की भौगोलिक परिस्थितियां बेहतर थी और हवा की गुणवत्ता भी अच्छी थी, और यह वह जगह भी थी जहां वह पहली बार गोकू से मिली थी। बुल्मा को वहां रहना पसंद था। देखो, आकाश विशाल था। गोकू और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वह स्थान एक बार फिर सुनसान हो गया। बूढ़े कामी ने चिची से कहा, चिची, लुकआउट को माउंट 5 एलिमेंट के ऊपर ले जाओ। माउंट 5 एलिमेंट में सीनियर कई शक्तिशाली देवताओं को जानता है, खासकर अंडरवर्ल्ड में उसकी बातें बहुत उपयोगी हैं। जाओ और उसे ढूंढो और उससे भगवान के परीक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहो। भगवान का प्रशिक्षण आम इंसानों से अलग था। यह एक पूरी तरह से अलग प्रशिक्षण प्रणाली थी। ऐसा था कि ब्रह्मांड में हर भगवान के पास अपना खुद का कौशल होता है, जैसे विनाश के देवता की विनाश की ऊर्जा, सुप्रीम काई की सृजन, और यहाँ तक कि प्रशिक्षु सुप्रीम काई की जीवन ऊर्जा। वे सभी ब्रह्मांड के नियमों से संबंधित उच्च स्तरीय कौशल थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे कौशल केवल उच्चतम देवताओं तक ही पहुंच सकते थे। पृथ्वी के कामी जैसे देवताओं को केवल निम्न देवताओं के रूप में ही गिना जा सकता था, लेकिन उनके पास जादू भी था जो उनका था। ओल्ड कामी ने चिची से माउंट 5 एलिमेंट की एनिन की तलाश करने को कहा, क्योंकि वह धरती पर सबसे ऊंचे स्तर की देवी है। धरती और अंडरवर्ल्ड के बीच के मार्ग की रक्षा करने के अलावा वह धरती के देवताओं को उच्च स्तर पर बढ़ावा देने की प्रभारी थी। ओल्ड कामी को उम्मीद थी कि चिची को एनिन द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और उसे उच्च देवता के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। और चलता हुआ लुकआउट वर्तमान कामी के अधिकार में आ गया। चिची ने सिर हिलाया, लुकआउट के चौकोर हिस्से पर अपना हाथ दबाते हुए। अचानक राजसी लुकआउट कांप उठा और अपनी स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ने लगा, जो लंबे समय से नहीं बदली थी। यह माउंट 5 एलिमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित हुआ वह आकाशगंगा और ब्रह्मांड के लिए मामूली बात थी। पृथ्वी के बाहर नीली त्वचा वाला कोई खुशी खुशी आकाशगंगाओं के बीच आगे पीछे यात्रा कर रहा था। कुछ ही महीनों में उसने 2 नजदीकी ग्रहों पर विजय प्राप्त कर ली थी और योगदान पुस्तिका पर 2 स्ट्रोक बनाए थे, जो राजा फ्रीजा को भेंट किए जाने वाले थे। यहाँ अभी भी 9 ग्रह हैं। भले ही वे निम्न स्तर के ग्रह हों, फिर भी इस तरह के योगदान से राजा फ्रेजा मुझे बहुत सम्मान दे सकते हैं, क्वीन ने खुशी से सोचा, उस दिन की कल्पना करते हुए जब वह फ्रेजा कॉर्प में एक प्रमुख पद पर आसीन होगा। उस समय उस असभ्य बंदर वेजिटा को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। हर बार जब वह कल्पना करता कि वेजिटा उसके सामने झुक रही है, तो क्वी को लगा कि उसका गुस्सा शांत हो गया है। बेशक ये उसकी प्रभावशाली उपलब्धियों के आधार पर बनाए गए थे। तो क्वी ने अगले लक्ष्य की ओर जाने के लिए अंतरिक्ष यान को संचालित किया। यह शुक्र नामक एक स्थान है और यह एक निम्नस्तरीय ग्रह भी है। इस बीच ब्रह्मांड 6 आकाशगंगा प्रणाली। विशाल ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के बीच की दूरी अनंत थी, लेकिन विशाल ब्रह्मांड के पैमाने के तहत वे एक दूसरे के करीब थे। उस ड्रैगन बॉल वर्ल्ड की तकनीक बहुत विकसित थी और एक अंतरिक्ष यान को कई दर्जन प्रकाश वर्ष की दूरी पार करने में बस थोड़ा समय लगता था। लेकिन ऐसी तकनीक ब्रह्मांड 6 की पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं थी। यहाँ की धरती अब अराजकता में थी। बहुत समय पहले कामी के मार्गदर्शन और शिक्षाओं की कमी के कारण इस ग्रह पर मार्शल आर्ट महत्वाकांक्षा और आक्रामकता के रास्ते पर चल पड़े थे। हर स्कूल प्रतिद्वंद्वी की तरह काम करता था और किसी भी मार्शल कलाकार में आत्मसंयम नहीं था। कुछ साल पहले कई बड़े स्कूलों के परस्पर विरोधी विचारों को अंततः दबाया नहीं जा सका और उनके बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। शक्तिशाली मार्शल कलाकार एक दूसरे से लड़े। अंत में
धर्मनिरपेक्ष देश भी इसमें शामिल हो गए और अराजकता धीरे धीरे एक आपदा में बदल गई जिसने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। पृथ्वी केवल एक नाजुक निम्न स्तर का ग्रह था। 6 या 700 युद्ध शक्ति वाले मार्शल कलाकारों का एक समूह बेखौफ होकर लड़ रहा था। उनकी विनाशकारी शक्ति उच्च तीव्रता वाले परमाणु बम से कम नहीं थी। धरती से एक विशाल मशरूम बादल उठ खड़ा हुआ, नदियों और झीलों का मार्ग पूरी तरह बदल गया, अंतहीन पर्वत श्रृंखलाएं बीच से कट गईं, ग्लेशियर रेगिस्तान बन गए और जंगल रेगिस्तान बन गए। इस प्रकार पृथ्वी खराब हो गई और मानव निवास के लिए अनुपयुक्त ग्रह बन गई। इसलिए जब शियाया एक बार फिर पृथ्वी पर आया तो वह दंग रह गया। क्या यह अभी भी वही खूबसूरत ग्रह है जिस पर वह एक बार गया था? सूखी हुई भूमि पर सर्वत्र रेत और धूल फैली हुई थी। चिलचिलाती धूप की तेज गर्मी पतली हवा को चीर कर नीचे तक पहुंच रही थी। अगर कोई इसके नीचे होता तो उसकी त्वचा जल जाती। नमी की कमी के कारण रेत और धूल हर जगह थी, जो लंबे समय तक नहीं फैल पाई और इस तरह एक मोटी धुंध बन गई। अध्याय 420 में नामेकियन मूसा हूं। शहर के खंडहरों में ढही हुई इमारतें आदिम लताओं में दबी हुई थीं। तपती हुई जलवायु में जीवित प्राणियों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ दृढ़ आदिम जीवन रूपों के अलावा कुछ और देखना लगभग असंभव था। शियाया बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहा। अचानक उसे कुछ इंसानों की आभा महसूस हुई। यह जमीन से दसियों मीटर दूर था। वहां अभी भी कुछ इंसान थे जो मौत के मुंह में थे, हवाई हमले से बचने के लिए भूमिगत आश्रय में, लेकिन उनकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। ऐसा लगता है कि इस धरती ने अपनी शक्ति पूरी तरह खो दी है। यह देखकर कि कैसे पृथ्वीवासी मृत्यु के कगार पर संघर्ष कर रहे हैं, शियाया को पता था कि यह जल्द ही एक मृत सितारा बन जाएगा। वे खुद ही दोषी थे। यह कहा जा सकता है कि इस धरती की वर्तमान स्थिति का कारण उसके अपने पाप थे। यह एलियंस द्वारा आक्रमण किए जाने जैसा नहीं था। अगर एलियंस द्वारा आक्रमण किया जाता तो अच्छे दिल से शियाया उनकी मदद करता, लेकिन यहाँ शियाया मदद नहीं करता। ब्रह्मांड 6 की पृथ्वी पर यह आपदा मार्शल आर्ट पथ के विचलन से शुरू हुई। आज की स्थिति तो आनी ही थी। शियाया ने कुछ साल पहले ही इसका पूर्वानुमान लगा लिया था। इसके बाद वह उत्तरी ध्रुव की बर्फीली भूमि पर गया, जहां पंचकोणीय बेलनाकार दिव्य मीनार अभी भी शानदार ढंग से खड़ी थी। आसपास की बर्फ और हिम गायब हो गई थी, और जो बूढ़ा आदमी इसकी रखवाली कर रहा था वह अब मीनार के शीर्ष पर नहीं था, हवा के खिलाफ वीरान खड़ा था। जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ता गया, तैरता हुआ द्वीप कई टुकड़ों में टूट गया। कुछ समय तक पृथ्वी पर रहने के बाद शियाया ऊब गई और जल्दी से पृथ्वी छोड़कर चली गई। शियाया का ब्रह्मांड 6 में रहने का कारण यहाँ के मजबूत विशेषज्ञों को चुनौती देना था। हर ब्रह्मांड में कई मजबूत विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से कुछ ही शियाया के वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त थे। ब्रह्मांड 7 में ऐसे विशेषज्ञ नहीं मिल सकते थे और ब्रह्मांड 6 में कुछ ही थे। इसके अलावा इस तरह के विशेषज्ञ आमतौर पर ब्रह्मांड की शीर्ष स्तरीय लड़ाकू शक्ति थे। ये प्राचीन विशेषज्ञ या तो एकांत में थे या सो रहे थे और सामान्य परिस्थितियों में दिखाई नहीं देते थे। इसलिए इन शक्तिशाली विशेषज्ञों के न आने की शर्त के तहत पूरे ब्रह्मांड का स्तर नीचे गिर गया। अभी शियाया एक विशेषज्ञ से मिलने जा रही थी जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। ऐसा कहा जाता था कि वह काई से बहुत पहले से अस्तित्व में था। दक्षिण क्षेत्र ग्रह लेफिल। यह एक हरा भरा ग्रह है जो पूरे साल हरियाली से भरा रहता है। यह ग्रह मध्यवर्ती स्तर का था। चूंकि इस ग्रह पर साल में सिर्फ 2 मौसम होते थे और इसका तापमान अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए इसकी वनस्पतियां विशेष रूप से हरी भरी नहीं थीं। जब शियाया लेफिल ग्रह पर उतरा तो उसने ग्रह पर हलचल भरी आभा को महसूस किया। ग्रह लेफिल के आदिवासियों की शक्ति अधिक नहीं है। सबसे शक्तिशाली के पास केवल 3000 युद्ध शक्ति है। एक हंसी के साथ जियाया इत्मीनान से ग्रह पर घूमता रहा। वह उस विशेषज्ञ की तलाश में था जिसके बारे में वडोस ने उसे बताया था। समझ गया, सबसे शक्तिशाली की 11,000 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। चलो पहले वहां देखते हैं। फिर वह आकाश में उड़ गया और 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह अचानक दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गया। एक प्रकाश किरण आकाश को तीर की तरह चीरती हुई निकली और जल्द ही वह एक छोटी सी काली छाया बन गई जो क्षितिज में गायब हो गई। वह जितना दक्षिण पूर्व की ओर उड़ता गया, हवा में उतनी ही नमी होती गई। जल्द ही एक हल्का कोहरा उसकी नजरों के सामने आ गया। एक हल्की हवा उसकी गर्दन से गुजरी, जिससे हल्की सरसराहट हुई। पानी की कुछ बूंदें उसके बालों पर जम चुकी थीं। ली वह की गायब हो गई। दिलचस्प बात यह है कि वे की को पहचानना जानते हैं। शियाया ने मन ही मन सोचा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुरंत वह तेजी से आसमान में ऊपर की ओर बढ़ा और तेज चमक के साथ वह धुंध की परत दर परत को भेदता हुआ आगे बढ़ा। फिर वह फिर से नीचे उतरा और उसकी सफेद ट्रेनिंग सूट बहती हवा से फैल गई। एक क्षणभंगुर झलक में शियाया की आकृति 1000 किलोमीटर दूर एक स्थान पर दिखाई दी। यह समुद्र से घिरा एक द्वीप था। गहरे नीले रंग का समुद्र एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था और सूरज की रोशनी उसकी छोटी छोटी फुहारों को चमका देती थी।
यह द्वीप बहुत बड़ा नहीं था और इसका आकार अर्धचंद्राकार था। वह कि इस द्वीप पर है। यहाँ कई आभाएं हैं जो कमजोर नहीं हैं। बाहरी महाद्वीपों की तुलना में ये बहुत ज्यादा मजबूत हैं। क्या यह किसी बड़े पैमाने की शक्ति का स्थान है? जियाया मुस्कुराई और द्वीप पर उतरी। यह एक छोटा सा अर्धचंद्राकार द्वीप था जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा था। कुछ गांव अर्धचंद्राकार की गहराई में बिखरे हुए थे। जब शियाया वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग आदिम थे और जीविका के लिए शिकार पर निर्भर थे। यहाँ सभ्यता का स्तर ऊंचा नहीं है। आमतौर पर ऐसे लोगों के लिए उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट विकसित करना असंभव है। शियाया ने गांव के निवासियों को देखते हुए सोचा। यह एक लाल चमड़ी वाली जाति थी। वे लंबे नहीं थे, केवल 1.5 मीटर या उससे अधिक। शियाया को आते देख इन आदिम आदिवासियों ने उसकी ओर सतर्कता से देखा। शियाया मुस्कुराया और उसकी आकृति गायब हो गई। जल्द ही वह गांव के केंद्र में स्थित मंदिर में पहुंच गया। पिरामिड के आकार का मंदिर जो नीले पत्थरों से बना था, उसकी दीवार पर जटिल और अमूर्त भित्तिचित्र थे। यह प्रकृति की उनकी धारणा से निर्मित एक टोटेम होना चाहिए था। आदिम सभ्यताओं को सावधानीपूर्वक कटाई छंटाई और शिकार के पैटर्न वाले बर्तनों से गुजरना पड़ा। रेत से सोना निकालने की तरह अंत में केवल कुछ ही लोग सभ्यता बन पाते हैं। अधिकांश आदिम नस्लें सभ्यता के रास्ते पर ही नष्ट हो जाती हैं। शियाया चुपचाप देख रहा था, तभी एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। वह बेपसी से भरी हुई थी। बाहर से आए मेहमान, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? शियाया ने उस जगह को देखा जहां से आवाज आ रही थी और उसने एक हरे रंग की आकृति को एक छोटी सी इमारत में बैठे देखा जो लताओं से घिरी हुई थी। यह ग्रह लेफिल के आदिवासियों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। इसकी त्वचा हरी थी, इसकी भुजाओं और पेट पर लाल निशान थे और इसके माथे पर घोंघे जैसे 2 एंटीना थे। नामिकियन? जियाया हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इस आदिम ग्रह पर एक नामिकियान को देख सकेगा और करीब से निरीक्षण करने पर शियाया को एहसास हुआ कि इस बूढ़े नामिकियान के पास वास्तव में 35,000 युद्ध शक्तियां थीं। यह एक दुर्लभ लड़ाकू किस्म का नामिकियन था। हालांकि कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसकी उम्र के कारण उसके पास कितनी लड़ने की शक्ति बची थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस ग्रह पर आदिवासियों की मार्शल आर्ट इतनी आगे बढ़ गई। पता चला कि यहाँ एक नामिकियान रहता है, शियाया ने अपने दिल में बुदबुदाया। नामिकियन ने अतीत के बारे में सोचते हुए आह भरी। ग्रह नामेक, कितना जाना पहचाना नाम है। हाँ, मैं नामिकियन हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ग्रह नामेक पर पहले कभी नहीं रहा, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी नहीं रहे। ग्रह नामेक कई साल पहले गायब हो गया था। बूढ़े आदमी की बातों से शियाया ने बहुत सी अटकलें लगाईं। यूनिवर्स 6 का ग्रह नामेक बहुत पहले गायब हो चुका था। यह नामेकियन, जो अब ग्रह लेफिल पर रह रहा था, ग्रह नाम का आदिवासी नहीं था। वह अपने पूर्वजों के ग्रह नामेक छोड़ने के बाद पैदा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे ड्रैगन बॉल्स अपने साथ लाए थे। नहीं, सवाल यह है कि यूनिवर्स 6 के नेमकियंस ने ड्रैगन बॉल्स बनाए थे या नहीं। मिस्टर, आप मुझे मूसा कहो, नामिकियान ने कहा। जियाया ने मूसा नामक नामिकियन को गंभीर भाव से देखा। मैं यहाँ साउनिल नामक एक विशेषज्ञ की तलाश में आया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कहाँ है?